वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। ये क्या कह रही हैं नानी, आप सच कह रही हैं? हैरत की ज्यादती से इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जुबान जैसे गंग सी हो गई। इतना बड़ा इंकशाफ जिसने इसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। काफ़ी दिक्कतों से वो अपने आप को संभालती भी बमुश्किल गोया हुई। खुदा के लिए नानी, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। अंसला ने नहायत लजाजत से जहां आरा बेगम का नहीफ हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, मैं तुझसे क्या मजाक करूंगी? मजाक तो तकदीर ने हमारे साथ किया है। जहां आरा बेगम सर आप बढ़ते हुए इंतहा जर्दगी से बोली, तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। जहां आरा बेगम दुख से बोली, नानी आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? अंसला तड़प कर बोली, आप मेरी सब कुछ हैं, मेरी ज़िंदगी आपकी देन है और आपका हर फैसला मेरे सर आंखों पर है। लेकिन नानी, अंसला कुछ कहते कहते एकदम से खामोश हो गई थी। वो समझ गई कि कौन से वसवसे और अंदेशे इसके दिल और दिमाग में कुल बुला रहे हैं, और यही अंदेशे वसवसे तो पूरे 20 साल से इनके सेन में छुपे इन्हें दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहे कर खोखला कर रहे थे। अंसला के मुस्तकबिल की फिक्र ने इन्हें उम्र से पहले ही काफ़ी नहीफ और बूढ़ा कर दिया था। बेटी की जवां मरगी और नवासी की फिक्र ने इन्हें तरह तरह की बीमारियों का मरीज बना दिया था। और आज जब डॉक्टर ने इन्हें इस खबर से मुतला कर दिया कि इनकी ज़िंदगी का टमटमाता चिराग अब किसी वक्त भी बुझ सकता है, तो उन्होंने अंसला को यह राज बताने का फैसला कर लिया। जहां आरा बेगम ने इसे इंतहाई दुख से देखा, जो इनके सरहाने गुमसुम ही बैठी थी। आंखों की रोशनी बिल्कुल मान पड़ चुकी थी और चेहरा सरसों की फूल के मानिंद जर्द हो रहा था। इस तरारी कैफियत में वो अपने होंठ को दांतों से कुचल रही थी। आओ मेरी बच्ची, मैंने तो तुझे दुनिया भर की खुशियां देना चाहती थी, लेकिन अनजाने में मैं ही तेरे दुख का सामान बन कर बैठ गई हूँ। अब ना जाने वो इससे आगे वो कुछ सोच ना सकी। इनकी रूह जैसे थरासी गई थी। ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा, तुझे सारे जहाँ की खुशियाँ देगा, तुझे बहुत प्यार करेगा। जहां बेगम को यूं खुद फरामोशी के आलम में बोलते देख कर अंसला चौंकी और घबरा कर इन्हें देखने लगी। नानी, अंसला ने जहां आरा बेगम का कंधा हिलाया तो एकदम उन्होंने अंसला को अपने सीने से लगा लिया। तू घबरा मत, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू देखना, वो तुझे मुझसे भी ज्यादा चाहेगा। हाँ तो देखना। जहां आरा बेगम अंसला से ज्यादा खुद को तसलियां दे रही थी और अंसला नानी की बातों पर दिल ही दिल में हंसते हुए सोच रही थी कि वो अमीर कबीर घराने का चश्मो चिराग, आला तालीम याफ्ता, हैंडसम भी होगा। भला वो मुझे सी कबूल सूरत और छोटे से कस्बे में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? रोशनी जहां आरा बेगम और फसी हुसैन एहसन की इकलौती बेटी और इनकी आंखों का तारा थी। शादी के 7 साल बाद जब रोशनी ने इस घर में अपनी आंखें खोली तो जैसे पूरे घर में अपने नन्हे वजूद से उजाला बखेर दिया। फसी एहसन ने बड़ी चाहत से इसका नाम रोशनी रखा। वो कहते थे कि जहां आरा बेगम, ये मेरे दिल और आंखों की रोशनी है, मैं इसके बगैर पहले कितना अधूरा था। बाप का बेटी से वाहिलाना प्यार देखकर जहां आरा बेगम मुस्कुराती रही। रोशनी बहुत ज़हीन और फतीन और काफ़ी खुदएतमाद लड़की थी और जवानी का रूप में इस पर खूब आया था। घने लंबे स्याह बाल, सतवा नाक जिसमें हर वक्त जरकून की लौंग चमकती रहती, बड़ी बड़ी झील जैसी काली सी आंखें जिनकी हिफाजत गनहरी पलके करती थी और रंगत ऐसी जैसे दूध में गुलाबियां खिली हुई हो। हारून शाह जो कॉलेज का इंतहाई ज़हीन और एक्टिव लड़का था, रोशनी से बुरी तरह मुतासिर हो गया था। आज खुद रोशनी भी हारून की जहानत से मरूब होगी। रोशनी को इसकी सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। हालांकि वो काफ़ी दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन इसके अंदर अमीरों जैसी मखसूस रौनक और तनफुर बिल्कुल नहीं था। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर इस पसंद को मोहब्बत के सांचे में ढलने में देर न लगी। जब हारून शाह ने अपनी वालिदा को रोशनी के बारे में बताया तो वो भड़क उठी। भला एक मामूली घराने की बहू लाना वो कैसे गवारा कर लेती। अलबत्ता हारून के वालिद नासिर शाह इस मामले में बिल्कुल खामोश थे। हारून ने बड़े दोनों भाई कमाल शाह और सलीम शाह को भी हारून की इस बात से खुश नहीं थे। जबकि छोटी बहन निकत को अपने भाई से हमदर्दी तो थी, लेकिन वो भी शादी के हक में नहीं थी। हारून के भाभियां रेहाना और साइका आग लगा रही थी। हारून शाह ने अपनी मोहब्बत से किए गए वादे वईद को वफा करके दिखाया। बाप ने बेटे का साथ दिया, जबकि रोशनी के वालिदैन सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की खातिर रजामंद हो गए। रोशनी और हारून को तो दुनिया जहाँ की खुशियां मिल गई, लेकिन ये खुशियां आर्जी साबित हुई। अंसला हारून शाह जिसने इन दोनों की दुनिया को मुकम्मल कर दिया था, इसकी पहली सालगिरह की तैयारी के लिए दोनों शॉपिंग के लिए निकले और वापसी पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी गाड़ी टकरा गई। रोशनी तो मौका पर ही लुकमा उजल बन गई, जबकि हारून शाह 2 दिन मशीनों के सहारे जिंदा रहा। फिर वो एक रात चुपचाप अपनी रोशनी के पास चला गया। यूं अंसला इतनी नन्ही सी उम्र में माँ बाप जैसी अनमोल नेमतों से महरूम हो गई। तकदीर के इस कारी वार को फसी एहसन सहार ना सके और सिर्फ 2 महीनों बाद ही इस दुनिया से चले गए। जहां आरा बेगम तो दिल थाम कर रह गई। अभी जवान बेटी और दामाद की मौत का जख्म ताज़ा था कि यखलक बेवगी की कांटों भरी चादर उनके सर पर आ गई। इन नागुफ्ताबा हालत में सिर्फ नासिर शाह का वजूद ऐसा था जिन्होंने इनको सहारा दिया। वो अंसला को अपने हारून की निशानी समझकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जहां आरा की तड़प और ममता के आगे मजबूर हो गए। और फिर वैसे ही वहां तो इस नन्हे वजूद पर कोई निगाह भी डालना पसंद ना करता। कजा के कोई इसे मोहब्बत और शफकत की पनाह देता। हारून की वालदा नीलोफर बेगम को बेटे की मौत का सख्त सदमा था और इसकी मौत का जिम्मेदार वो रोशनी और अंसला को ही ठहराती थी। वो अंसला को सिर्फ रोशनी की बेटी समझती थी। नासिर शाह बाकायदगी से अपनी पोती से मिलने आते। उन्होंने अंसला का तमाम खर्चा अपने जिम्मे ले रखा था। जहां आरा इस मामले में कुछ नहीं बोलती थी। आखिर को अंसला के दादा थे और ये इनका हक था। जहां आरा बेगम मरहूम शोहर की दुकान के किराए और इनकी पेंशन से गुजर बसर करती थी। एक दिन नासिर शाह जहां आरा बेगम
के पास आए। इस दिन वो काफ़ी मुतफक्कर और थके थके से थे। बहन, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। शाह हाउस में अब तक किसी ने हारून और रोशनी को माफ़ नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अंजला का फैसला कर जाऊँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं भाई साहब। जहां बेगम ने इस्तफसार किया। मैं चाहता हूँ कि मैं अंजला का निकाह अपने बड़े पोते शहरोज शाह के साथ कर दूँ। क्या ये क्या कह रही हैं आप? जहां बेगम भुंचकार रह गई। ये कैसे मुमकिन है? वो लोग तो आप तक रोशनी और हारून को माफ़ नहीं कर सके तो अंजला को कैसे बहू तस्लीम कर लेंगे? और फिर मैं इन सबको मना लूंगा। वो जहां बेगम की बात काट कर गोया हुआ, ये मेरी पोते की ज़िंदगी का सवाल है। ज़रा सोचिए बहन, अगर कल कला को हम ना रहे तो फिर इस बच्ची का क्या होगा? जहां बेगम सोच में पड़ गई। आप फिक्र ना करें, ये बच्ची एक ना एक दिन सबको अपना बनाएगी। ये हारून और रोशनी जैसे वालिदैन की बेटी है और फिर आप जैसी समझदार औरत इसकी परवरिश कर रही है। नासिर शाहजहां आरा बेगम को मुतबज़्ज़िब देकर इन्हें कायल करने लगे। वो हकीकतन अंजला के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान थे और फिर यूं 4 साल अंजला का निकाह इसके बिस्मिल्लाह वाले दिन ही 12 साल शहरोज शाह के साथ कर दिया गया। शहरोज शाह आगे के मंजिल पर कदम रखने ही वाला था। वो कुछ ये मामला समझ गया, जबकि अंजला बिल्कुल लाइल्म थी। नासिर शाह ने किस तरह कमाल शाह और अपनी बीवी को राजी किया, वो एक लंबी कहानी थी। पहली बार नासिर शाह अपने किसी फैसले पर अड़े थे और पिट्टा से मस नहीं हुए। बिलाखिर कमाल शाह, रेहाना बेगम और नीलोफर बेगम को इनकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। शहरोज और अंजला के निकाह पर शाह हाउस से मारे बांधे सिर्फ कमाल शाह आए थे और नासिर शाह के चंद करीबी दोस्त। नासिर शाह को अपनी मौत की खबर शायद पहले ही हो गई थी, तभी उन्होंने आनन फानन अंजला का निकाह कर दिया था और निकाह के कुछ दिनों बाद ही वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जहां बेगम तकदीर के इस नए इम्तिहान को देखकर बिल्कुल ही ढह गए। नासिर शाह के इंतकाल के बाद फिर कोई भी शाह हाउस ना आया और यूं जहां बेगम ने एक बार फिर अपनी हिम्मतों को मुजतमा किया और अंजला की 3 तनहा परवरिश करने लगी। और आज जब इन्हें मौत के फरिश्ते की आड़ सुनाई दी तो उन्होंने ये बरसों पर पुराना राज अंजला के सामने आया कर दिया और फिर हमेशा के लिए आंखें मूंद कर अपनी रोशनी के पास चली गई। आज जहां बेगम का 40वां था। अंजला बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी। साथ वाले घर के खाला जुबैदा ने इसे बहुत संभाला हुआ था। बेटी कुछ खा ले, देख बच्ची मरने वाले के लिए साथ मरा नहीं जा सकता। अगर तू यूं ही भूखी प्यासी देखी तो तेरी नानी की रूह को बहुत तकलीफ होगी। अंजला ने अपनी सूजी सूजी आंखों से खाला जुबैदा को देखा। खाला अब मेरा क्या होगा? अंजला इंतहाई दहशत ज़दा लहजे में बोली। खौफ की परछाइयां इसके चेहरे पर अक्सा थी। ना मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। खाला जुबैदा से गले लगाकर तसल्ली अमेज लहजे में बोली। मैं खुद तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आऊंगी। तेरी नानी ने मुझे वहाँ का पता दे दिया था। ये सुनकर अंजला मजीद खौफजदा होगी। खाला वो लोग मुझे धुतकार देंगे। वो सब मुझसे नफरत करते हैं। वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। अंजला खाला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देख मेरी बच्ची, हिम्मत से काम ले, यूं दिल ना छोड़। अपनी नानी को देख, जिंदगी में कितनी तकलीफें और सोबतें बर्दाश्त की, आखिर वक्त तक इस नेक वक्त ने हम हिम्मत नहीं हारी। खाला जुबैदा जहां बेगम को याद करके आप दीदा होंगे। तेरी नानी को तुझ पर मुकम्मल भरोसा था। उसने तुझसे बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी। तू अपनी नानी के भरम को कायम रख। इनके यकीन की खातिर अपने आप को संभाल और देखना एक दिन शहरोज शाह तेरी मोहब्बत और खलूस और खिदमत के आगे हार मान जाएगा। बेटी, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ बहुत आसान है। तुझे खारदार राहों और कांटों भरे रास्तों से गुजर कर ही मंजिल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। खाला जुबैदा यकीन अमेज लहजे में बोली। खाला की बातों से अंजला को काफी ढारस मिला और फिर वो शाह हाउस जाने पर रजामंद होगी, क्योंकि इसे हर हालत में अपनी नानी के आगे सुरखरू होना था। शाह हाउस को बाहर ही से देखकर अंजला हक्का बक्का रह गई। 2000 गज पर बनी इंतहाई आलीशान कोठी बड़े तराक से खड़ी थी। खाला जुबैदा भी काफी मरूब दिखाई दे रही थी। अरे अंजला, तू तो बड़े भागो वाली है। कितनी ऊंचे ससुराल है तेरा। वो फरत मुसरत से बोली। खाला जुबैदा के शोहर और वो दोनों चौकीदार से काफी हुज्जत के बाद अंदर दाखिल हुए। अंदर का नक्शा देखकर तो अंजला और खाला सही मानों में चकरा ही गई। वसी और इस लॉन में बेशुमार रंग बिरंगे फूल, एक साइड पर बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसका नील को पानी आंखों को बहुत भला लग रहा था। लॉन के आखिरी सिरे पर लकड़ी का आर्टिस्टिक हट बना हुआ था। ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होकर भी तीनों की हालत हनूज वैसी ही थी। वसी और इस ड्राइंग रूम की सजावट से गोया आंखें चंदियां सी गई थी। मुलाजिम इनको बैठाकर अहले खाना को बुलाने चला गया। एकदम अंजला पर घबराहट सी तारी होगी। ना जाने ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक रवा रखें। और शहरोज जी, फरमाइए आपको किससे मिलना है? एक मॉडर्न सी खातून तनफ्फुर से गर्दन अकड़ाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम साहिबा, दरअसल हम आपकी अमानत आपको लुटाने आए हैं। खाला जुबैदा के शोहर मतानत से बोले। अमानत? कौन सी अमानत? वो खातून चौंक कर तीनों को देखने लगी। बेगम साहिबा, ये अंजला है। अंजला क्या? खाला जुबैदा के अल्फाज पर वो खातून चकला गई, फिर इंतहाई मुतजब होकर बोली, ये अंजला है। और फिर खाला जुबैदा ने जहां बेगम के इंतकाल की खबर और अंजला को यहाँ भेजने की वसीयत सब कुछ बता दिया। वो खातून अंजला को ऊपर से नीचे नीचे तक अपनी आंखों से पोस्टमार्टम कर रही थी। इनकी निगाहों में हकारत और नफरत के रंग अंजला बखूबी देख चुकी थी और अंदर ही अंदर सहम भी गई थी। देखिए, आप नासिर शाह को बुला दीजिए ताकि हम इनसे, वो अभी दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले इनका इंतकाल हो गया है। खातून ने इंतहाई बेजारी से खाला की बात काटी। ओह, बड़ा अफसोस हुआ हमें। खाला जुबैदा तमकिनत से बोली। अच्छा बेगम साहिबा, आप अपनी अमानत संभालिए और हमें इजाज़त दीजिए। खालू इनकी बदअखलाकी और तहकीर हमें इस लहजे की वजह से जल्द उठ खड़े हुए। खाला प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाइए। खाला जुबैदा को उड़ता देखकर वो रूहानसी होकर बोली। अरे अंजला बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है, हम तो तुम्हें छोड़ने आए थे। जुबैदा खाला के अल्फाज पर खातून तिल मिला उठी। खाला प्लीज़ मत जाइए। ये कहकर अंजला खाला से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। खुद खाला की भी आंखों में आंसू आ गए। अंजला को तो उन्होंने अपनी गोदों में खिलाया था।
खाला ने बामुश्किल अंसला को अपने आप से अलग किया और शोहर का इशारा देखकर चली गई। अंसला का दिल चाह के भागकर इनके पीछे चली आई, लेकिन नानी के आगे सुरखरू होने का ख्याल इसे वही मुंजमद कर गया। अब वो बेआवाज़ रो रही थी। तानिया तानिया वो खातून तकरीबन ठाड़ी थी। अंसला एकदम उछल पड़ी। कुछ देर के लिए वो इनके वजूद को फरामोश कर बैठी थी। एक पुरकशी सी लड़की तकरीबन इसकी हमदम उम्र ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सामने खड़ी लड़की को देखकर चौंक गई। रोया रोया सा गुलाबी चेहरा, स्याह घनी पलकों पर जा बजा मोती टंके हुए थे। कुछ मोती गालों पर ढके हुए थे। दराज का जिस्म को काली चादर से पूरी तरह ढांप रखा था। ये कौन है? वो इंतहाई हैरत और इस्तेजाब अमीज लहजे में बोली, ये अंसला है। साइका बेगम ने तानिया के सर पर जैसे बम दे मारा। व्हाट? वो 2 फुट उछल पड़ी। ये अंसला है, हारून चचा की बेटी। और बाकी जुमला वो अधूरा छोड़ गई। हाँ यही है वो मसूफा जो एक आफत की तरह हमारे घर। मामा प्लीज़ आप इस तरह बिहेव मत करें। आप देख नहीं रही वो पहले ही कितनी अपसेट और डरी हुई है। तानिया ये कहते हुए अंसला की तरफ बढ़ी। हेलो अंसला, मैं तानिया हूँ, तुम्हारे छोटे ताया की बेटी। तानिया ने दोस्ताना अंदाज में अपने तारुफ करवाते हुए अंसला की जानिब अपना हाथ बढ़ाया। अंसला को तानिया का दोस्ताना रवैया देखकर कुछ इत्मीनान हुआ। तानिया बमुश्किल मुस्कुराहट लाकर अंसला से तानिया का हाथ बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। तानिया इसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। अंसला तानिया की मैयत में पुरतेज कमरे में आ गई। ऐसा करो तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर के लिए सो जाओ, शाम को मैं तुमको सबसे मिलवाऊंगी। ओह मैं तो भूल ही गई। तानिया बातें करते करते अचानक चौंकी। तुमने कुछ खाया? तानिया ने इंतहाई मोहब्बत से पूछा। इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे और घर के तमाम अफराद खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मैं खाला के घर से खाना खाकर ही निकली थी। अंसला सादगी से बोली। ओके फिर तुम आराम करो। तानिया से कमरे में तन्हा छोड़कर बाहर निकल गई। अंसला के हवास बहाल हुए तो इसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। इंतहाई नफासत से सजाया गया ये लग्जरी बेडरूम वो जिंदगी में पहली बार देख रही थी। फिर यकदम इसे अपने छोटे से घर का बिल्कुल सादा और छोटा सा कमरा याद आ गया। इसकी आंखों में तेजी से पानी जमा होने लगा। कितनी अपनायत और मोहब्बत थी इस घर में। इस सादा से कमरे में कितना सुकून और इत्मीनान था। वो मुसम्मल होकर बिस्तर पर ढह गई। सेहन एक बार फिर सोचों के समंदर में डूबने लगा। मां ने इस रोज चाह का ख्याल आया। वो तेजी से बिस्तर से उठ बैठी। इसके हाथ पांव में जैसे सुनसनाहट की दौड़ गई। ढेरों बेचैनी और बेकरारी इसके अंदर उतर गई। ए मेरे खुदा, शहरोज का मेरे साथ कैसा रवैया होगा? क्या वो मुझे कबूल कर लेगा? वो मेरा शरीक सफ़र जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, वो मुझे अपनी पनाहगाह में ले लेगा? फिर जिंदगी की तपती धूप में मुझे रुसवा करके धकेल देगा? मेरी मदद कर मेरे खुदा। अंसला अपने बारे में सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। शाम तक अंसला के आने की खबर पूरे शाह हाउस में फैल चुकी थी और जैसे भूचाल आ गया था। लॉन्च में सारी यंग जनरेशन जमा थी। भांत कर बोलियां बोली जा रही थी। अब देखना कायरा, शहरोज भैया कैसे आग बगोला होते हैं और कैसे तय्यमी के सर पर फटते हैं। सलीम ताया का सबसे छोटा बेटा सलमान अपने ख्यालात का आवाज़ बुलंद इजहार कर रहा था। अरे मुझे तो लगता है कि वो हमारे तैश के इस पेंडू का गला ही ना दुबा दे। निक्कत पुप्पो की बड़ी बेटी जुनैरा ने गोहर अफशानी की। जुनैरा तुम्हें कैसे पता लगा कि वो पेंडू है? सुमेरा ने जो जुनैरा की छोटी बहन थी इंतहाई मुतजिब होकर बोझा। अरे भाई वो छोटी मामी बता रही थी कितनी लंबी चादर ओढ़ी है कि नहीं बल्कि इसे शामियाना कहा जाए तो बेहतर होगा। वो तहकीर अमेज लहजे में बोली। इस स्टूपिड इडियट लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मामा ने इसे धक्का देकर निकाल क्यों नहीं दिया? सलीम शाह की बड़ी बेटी सबीला तिल मिलाकर बोली। बैद नहीं थी कि अगर अंसला सामने होती तो वैसे कच्चा ही जवाब डालती। अंसला के यहाँ आने का सबसे ज्यादा गुस्सा सबीला को था क्योंकि वो शहरोज को बहुत पसंद करती थी और इसे पाना चाहती थी। इसी दम तानिया लाउंज में दाखिल हुई। वो सबीला की बात सुन के चुकी थी। सबीला प्लीज़ इसके लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। तानिया नरमी से बोली। ओहो, एक तो तुम्हें हर किसी से फ़ौरन हमदर्दी हो जाती है। क्या तुम नहीं जानती कि इसकी माँ ने हमारे चचा को और दादी से इनके बेटे को छीन लिया था? सबीला भड़क कर तानिया से बोली। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती। तानिया झुंझला कर बोली। ओह प्लीज़ तानिया, तुम दोनों लड़ना तो बंद करो। सुनहरा दरमियान में बोली तो दोनों खामोश हुई। असल मसला तो यह है कि डीरा कजन्स के शहरोज भैया किस तरह रिएक्ट करेंगे। सलमान बोला। कल अपने शहरोज और जिब्रान भाई सिंगापुर से आ रहे हैं, फिर खुद ही इनका रिएक्शन देख लेना। सबीला कंधे उचकाकर भी परवाह अंदाज में बोली। इसे 100% यकीन था कि शहरोज अंसला के यहाँ आने पर सख्त नाराज होगा और यही बात इसके लिए तमानियत का बाइस थी। वो एकदम घबराकर उठ बैठी। चंद लम्हे तो इसकी समझ में न आया कि वो कहाँ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हुए तो वो सख्त मुस्तरिब और बेचैन होगी। अब क्या होगा का सवालिया निशान इसके मुंह चढ़ा रहा था। फिर थोड़ी देर में ही तानिया दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। गुड इवनिंग चार्मिंग गर्ल। तानिया के इस तर्ज़ी तखातुब पर वो झीम कर मुस्कुरा दी। चलो फ्रेश हो जाओ, सब लॉन में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तानिया की बात सुनकर अंसला मन तो होश सी हो गई। डोंट वरी अंसला, देखो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि वो तुम्हारा वाहिलाना इस्तकबाल करेंगे। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ के बड़ों ने अब तक माफ़ नहीं किया और इनके बच्चे भी अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए अब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन आई होप अंसला एक दिन सब तुम्हें कबूल कर लेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़े सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। तानिया से किसी मेहरबान की तरह समझा रही थी और अंसला अर्जदगी से सुन रही थी। अच्छा अब चलो। यकदम तानिया ने अंसला का हाथ पकड़ा और इसे वॉशरूम की तरफ धकेला। मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तानिया ने अंसला को गुमसुम सी कैफियत से बाहर निकाला और अंसला फ्रेश होने चलेगी। और तो ये है अंसला, बड़ी ताई रेहाना बेगम जो इसकी सास भी थी। बड़ी काटदार निगाहों से घूरते हुए बोली। जबकि अंसला का क्या हो सलाम उन्होंने यकसा नज़रअंदाज कर दिया। साथ ही निकत पुप्पो और साइका बेगम भी मौजूद थी। इन दोनों की आंखों में भी बेजारी और नापसंदगी के रंग साफ नजर आ रहे थे। तुम यहाँ आ ही गई। आखिर तुम माँ बेटी किस मिट्टी के बने हुए हो? पहले तुम्हारी माँ ने अपने हुस्न से हमारे बोले भाले देवर को मुझसे छीन लिया और अब तुम मेरे शहरोज को मुझसे छीनने आ गई।
और फिलपास थी ये सुलगते हुए अंगारे जो अंसला के जिस्म में गिरकर इसकी रूह तक को खाकिस्तर करके वो बस रंजो सदमे से नहीं देखी जा रही थी। इतना बड़ा इल्ज़ाम वो भी इसकी मरी हुई माँ पर उन्होंने लगाया था और अंसला की अन्ना बिलबिला कर रह गई थी। प्लीज़ ताई अम्मी ऐसा मत कहिए, तानिया लजाजत से बोली। तुम क्यों इसकी वकील बन गई हो? साइका बेगम अपने पाटदार आवाज़ में बोली, जबकि निकत पुप्पा बिल्कुल खामोश बैठी थी। आओ अंसला बाहर चलते हैं। इससे पहले कि ताई की जुबान मजीद जहर उगलती, तानिया बुत बनी बोल पड़ी। अंसला को घसीट कर बाहर ले आई और वरना ऐन मुमकिन था कि वो मारे सदमे के वहीं गिरकर बेहोश हो जाती, जिसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ चुका था। देखो अंसला, प्लीज़ खुद को संभालो। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। ये लोग तुम्हें कभी भी बखुशी तुम्हारा हक नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और जुर्रत और समझदारी से अपना हक इनसे छीनना है। अपने आप को मजबूत बनाओ। अंजला तानिया ने से मुसलसल तसलियां देते हुए इसकी हिम्मत बांध रही थी। अंजला ने बमुश्किल अपने आप को संभाला। हाँ तानिया, मुझे अपना हक लेना है, मुझे साबित कदम रहना है, क्योंकि मेरी नानी ने कहा था कि मैं अपनी साबित कदमी से ये बाजी ज़रूर जीतूंगी और अपनी नानी का मान भी कभी नहीं तोड़ूंगी। अंजला एक अज़म से बोली। ये हुई ना बात। तानिया खुश होकर बोली, चलो बाकी लोगों से मिल लो। लेकिन वो सब, तानिया कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है तानिया, वो सब मेरे साथ कैसा रवैया रखेंगे, तुम चलो। अंजला मजबूत लहजे में बोली, लेकिन लॉन में इतने सारे लड़के और लड़कियों को देखकर इसका एतमाद धुआं धुआं होकर उड़ गया। ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया घर का पिंजरा तोड़कर आई है। एक खिलखिलाती निस्वानी आवाज़ उभरी जिस पर सबका मुश्तरका कहका गुंजा। वो खूब सी सुर्ख हो गई, लेकिन इनके फुकरों से नहीं बल्कि इन लड़कियों के ड्रेसिंग से, जो मॉडर्न अज़म के नाम पर अपनी निस्वानियत को पमाल कर रही थी। स्किन टाइट पहने और टाइट शर्ट में इनकी निस्वानियत भरपूर अंदाज में यहाँ हो रही थी। उफ मेरे खुदा, ये लड़कियाँ इतनी बेहया हैं कि अपने भाई और कजन्स के सामने। अरे शहरोज तो इसे देखती तलाक दे देगा। अल्फाज का ये नुकीला तीर सीधा इसके सीने में पेवस्त हो गया। इसे तो ऐसी दकियानूसी और पेंटू टाइप लड़कियों से सख्त चेड़ है। वही आवाज़ इसकी चादर और ढीले ढाले शलवार सूट पर तंज कर रही थी। शटअप सबीला, तानिया इंतहाई जब से लेकिन सख्त लहजे में बोली। तुम सब अपनी अपनी बकवास बंद करो, चलो। अंजला तानिया से वहां से लेकर आई, जबकि अंजला का दिमाग सबीला की कही हुई बात में अटका हुआ था। तानिया इसकी कैफे समझ गई। अंजला प्लीज रिलैक्स हो जाओ, सबीला को यूं ही बकवास करने की आदत है। फिर तानिया ने बताया कि कमाल शाह यानी इसके बड़े ताया के इकलौते बेटे शहरोज शाह हैं, जबकि छोटे ताया यानी सलीम शाह की दो बेटियां तानिया और सबीला और छोटा बेटा सलमान है, और निकत पुप्पो की दो बेटियां जुनैरा सुमेरा और बेटे जिब्रान और मेहरान है, जबकि शोहर 8 साल पहले वफात पा चुके हैं। अंजला सोच रही थी कि कितना फ़र्क है दोनों बहनों में। तानिया जो सबीला से सिर्फ 1 साल छोटी थी, कितनी संजीदा, समझदार और पुरखलूस लड़की थी, अपनी निस्वानियत और असमत की हिफाजत करने वाली, हयादार। और सबीला समेत जुनैरा और सुमेरा फैशन और मॉडर्न अज़म के नाम पर बेहयाई को अपनाते हुए इंतहाई मकरूर और बेबाक लड़कियाँ। रात के वक्त इसकी मुलाकात अपने दोनों तायाओं से हुई। इनका रवैया अलबत्ता घर के दीगर अफराद की तरह हकारत अमेज़ तो ना था, लेकिन कोई गर्म जोशी और वाहिलाना पन भी ना था। बड़े ताया ने इंतहाई सरसरी से अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा, जबकि छोटे ताया ने इसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके इस्लाम के जवाब में सर हिलाने पर इक्तफा किया। भाईजान शहरोज का फ़ोन आया था सिंगापुर से, वो और जिब्रान। ओह, तो शहरोज सिंगापुर गए हुए हैं। छोटे ताया ने जाने में अंजला के जहन में कुलबुलाते सवाल का जवाब इसे दे दिया। ना जाने वो मुझे यहाँ देखकर क्या रिएक्ट करे। अंजला एक बार फिर शहरोज के मुतालिक सोचने लगी। अंजला, शहरोज से जिब्रान भाई आ गए। तानिया ने अंदर कमरे में दाखिल होते जैसे धमाका कर दिया था। अच्छा, वो तकरीबन हकला कर बोली। तानिया ने अंजला की बदहवास शक्ल बगौर देखी और इसे अंजला पर बेतहाशा तरस आ गया, जो अपने शरीके सफ़र अपने शोहर के नाम पर यूं हवास बाख्ता ही हो गई। देखो अंजला, तुम्हें हिम्मत और बहादुरी से काम लेना है। शहरोज भाई काफ़ी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल के मालिक हैं, थोड़े से जज्बाती और गुस्सेले भी हैं। अंजला शहरोज की सिफात सुनकर खौफजदा सी हो गई। तानिया इसकी फ़क शक्ल देकर हकीकतन हंसती। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम यहाँ बैठे बैठे ही फोत हो जाओ। अंजला प्लीज़ देखो, ऐसे नहीं चल सकता। तानिया से एक बार फिर समझाने लगी। दरवाज़ा इंतहाई धमाके के साथ खुला। शर्ट उतारते शहरोज के हाथ यकलक थम से गए। सबीला आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई, जिसका चेहरा मारे तैश के तना हुआ था। माथे पर नगवारी की शिकने साफ दिखाई दे रही थी। व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम सबीला? शहरोज ने इसी तरफ तपाक देकर चौंक गया। वो महारानी साहबा आई गई हैं। सबीला यूं अल्फाज चबा कर बोली जैसे वो अंजला को कच्चा चबा रही है। कौन महारानी साहिबा? शहरोज ने उलझ कर पूछा। वही अंजला साहिबा, सबीला इंतहाई काटदार लहजे में बोली। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो जादू की छड़ी लेकर अंजला का वजूद हमेशा के लिए गायब कर दे। कौन अंजला? शहरोज ने कुछ ना समझते हुए इस्तफसार किया। फिर एकदम शहरोज के ज़मीन में झुमका हुआ। व्हाट? याद आने पर इसे 1000 वोल्ट का गोया करंट लगा। यू मीन अंजला हारून, यानी हारून चचा की बेटी? ओह नो, वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में उबला था। ये खबर इसके साथ पर बिजली बन के गई थी। इसको मॉम और डैडी ने यहाँ रहने कैसे दिया? गुस्से और शाल की एक तेज लहर ने शहरोज को अपने लपेट में ले लिया। वो सख्त तैश के आलम में मोतियां भींचे कमरे में इधर उधर टहलने लगा। सबीला को शहरोज का ऐसा रद्देमल देखकर गोया सुकून महसूस हुआ। दिल में जो अंजला के आने पर थोड़ा बहुत खौफ पनप रहा था, वो बिल्कुल जायल हो गया। डोंट वरी, शहरोज में इंतहाई कंजर्वेटिव और दकियानूसी लड़की है, जिसे घर के किसी भी फर्द ने कबूल नहीं किया। इसे यहाँ से जाना ही होगा। सबीला शहरोज के कंधे पर हाथ रखकर इंतहाई यकीन अमेज लहजे में कह रही थी, यहाँ से जाना ही होगा। शहरोज भी इंतहाई तहकीर अमेज लहजे में बोला।
ओ हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, मर्दाना आवाज़ में इंतहाई बेबकाना लहजा इसके समाज से रुकराया तो वो बेसाख्ता मुड़ी। सामने खासा स्मार्ट सा लड़का इंतहाई दिलकश सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाई से अपनी मैली और मखमूर निगाहों की गिरफ्त में लिया हुआ था। एकदम मंसला का दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कहीं ये तो शहरोज, अरे जिब्रान भाई, आप आज कैसे घर पर नजर आ रहे हैं? यकदम तानिया ने लॉन में दाखिल होते हुए अंसला की गलतफहमी को दूर कर दिया। अगर आज मैं घर पर नहीं होता तो इनके दीदार से जरूर महरूम हो जाता। वो इंतहाई शौक अंदाज में गोया हुआ था। ये हारून चचा के बेटी है, चचा की बेटी है। तानिया जो इसका जिब्रान से तारुफ करवाने जा रही थी, जिब्रान के इन अल्फाज पर यकदम रुक गई और इंतहाई मुतजिब होकर बोली, अरे आपको कैसे पता? अरे हम तो पल पल की खबर रखते हैं डियर, जिब्रान हनूस शौक लहजे में बोला। बात वो तानिया से कर रहा था लेकिन नजरें अंजला के खूबसूरत सरापे में अटी हुई थी। अंजला को जिब्रान का यूं बेबाकाना अंदाज में देखता वो बहुत नागवार गुजरा। शी इज़ वेरी प्रिटी। जिब्रान के इन अल्फाज ने इसको नागवारी दो चंद कर दिया। ओह, तुम घर वालों को मेरे अंदर ना जाने कौन कौन सी खामियां नजर आती हैं और ये मौसूफ नजर बाज तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। अंजला ने जले दिल से सोचा, अंजला ये निकट पुप्पो के बेटे हैं। तानिया की आवाज़ पर जैसे हाल में लौट आई, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई धीमी आवाज़ से इसने जिब्रान को सलाम किया। ओह, ये तो मशरक़ की लड़की है। मसनूई हैरत से आंखें टपटपाता जिब्रान अंजला को सख्त जहर लगा। तानिया, मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ। यह कहकर अंजला रुकी नहीं, फ़ौरन अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। इसे इस शख्स की निगाहों से हटने का वाहिद हल यही नजर आया। तानिया प्लीज़ एक गिलास पानी तो देना। वो शाम के लिए चीज़ एंड चिकन सैंडविच बना रही थी कि अजनबी आवाज़ पर इसकी तेज़ी से हरकत करते हुए हाथ एकदम साख्त हो गई। ये आवाज़ ना तो सलमान की थी और ना ही जिब्रान की। कहीं शहरोज़, ये ख्याल जहन में आती अंजला के पूरे जिस्म में फिर इसे दौड़ गई। दिल जैसे हथेलियों में धड़कने लगा। तानिया जल्दी दो, मुझे जाना है। नो वारिद की आवाज़ एक बार फिर फ़ज़ा में उभरी। अंजला अपनी तमाम हिम्मतें मुश्तमा करते हुए जूं ही पलटी, सामने खड़ा शेरोज़ तानिया की जगह किसी अजनबी लड़की को देखकर बुरी तरह चौंक गया। फिर अगले लम्हे वो समझ गया कि सामने खड़ी हस्ती कौन है। अंदर से नागवारी और बेजारी की एक लहर से उठी जिसके रंग इसके चेहरे पर भी बिखर गए। अंजला ने बड़ी मुश्किल से अपने पलकों को उठाकर सामने देखा तो वो सुर्ख चेहरा लिए वापस जाने को मुड़ रहा था। अंजला ने इसकी साइड से सिर्फ झलक देखी थी। ना जाने किस कुव्वत के ज़ेर असर उसे पुकार बैठी। शेरोज़ फरमाइए। इंतहाई कारदार लहजे में शेरोज़ बोला। उसकी जानिब घूमा। पानी ले लीजिए। अंजला धीमी आवाज़ में बोलती हुई फ्रिज की जानिब बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी अंजला, मैंने आपसे पानी नहीं मांगा था, मैंने गलती से आपको तानिया समझ लिया। लहजे में इंतहाई हकारत थी कि अंजला जहाँ की यहाँ खड़ी रहेगी। शहरोज़ का तना हुआ सुर्ख चेहरा, इसका जहर भी में बुझा कड़वा लहजा, इसके तलवार के मनिन नोकीले अल्फाज अंजला को एक लम्हे भी बावर करा गए कि शहरोज़ की नज़र में इसकी क्या हैसियत और वक़्त है। शहरोज़ के जाने के बाद वो भरी रेत की दीवार के मनिन ढह सी गई। तो उसके जाने के बाद वो भरभरी रेत की दीवार की मनिन ठहर से गई। सारे खदशात वह हकीकत का पैराहन ओढ़े इसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उम्मीद का दिया जो इसने अपने वीरान दिल में न जाने कब जला लिया था, शहर उसके तंदो तेज लहजे के हवा ने इसे इंतहाई बेदर्दी से बुझा डाला था। वो इंतहाई मुजम्मल और पसमद्दा सी बाहर आ गई। अलबत्ता ज़हन और दिल से सुलझन से आज निजात पा गए कि शहर उसका रवैया इसके साथ कैसा होगा। वो दिल में तकरीबन 1000 दफ़ा ये बात सोचा करती थी कि जिसके जवाब इसे आज बखूबी मिल गया था। लेकिन न जाने क्यों दिल दुख गम के इंतहा गहराइयों में डूब गया था। हालांकि वो शहरों से किसी अच्छे रवैये की तवक्को नहीं कर रही थी, लेकिन जब तवक्को ने हकीकत का रूप धारा तो उसे बहुत दुख हुआ। ढेर सारा नमकीन पानी इसकी झील जैसी आंखों में तेजी से जमा होने लगा। वो तकरीबन भागती हुई अपने कमरे की जानिब जा रही थी कि यकलक ताया के कमरे के बाहर इसके पैर सख्त हो गए, जिसके अध खुले दरवाजे से शहरोज़ और ताया की आवाज़ बखूबी बाहर आ रही थी। डैडी, आपने इसको घर में रखा ही क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं स्टूपिड सी लड़की है, ये रिश्ता हर किस कायम नहीं रख सकता जो ग्रैंडफादर ने ज़बरदस्ती मुझ पर मुसलत कर दिया था। इंतहाई नफरत से कहते हुए शहरोज़ ने एक और खंजर अंजला के दिल में उतारा। वो दिल थाम कर रहेगी। कूल डाउन माई सन। ताया की आवाज़ उभरी। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन बेटा ये बंधन तुम्हारे दादा ने कायम किया था जिसे तोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है। शहरोज़ ने इस बात पर इनकार उभरा। मैं इसको इस घर से नहीं निकाल सकता। जो भी है वो हारून की बेटी है। ताया, मैं इतनी मुरव्वत न जाना कहाँ से आ गई थी कि वो अपने मरे हुए बाप के बांधे हुए बंधन को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और इस घर से निकालने की भी हिम्मत नहीं रखते थे। ओके डैडी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। शेर उसकी सान भरी आवाज़ उभरी। लेकिन मैं वाज़ेह कर दूँ कि इसे कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। मेरा और इसका रिश्ता सिर्फ कागजी होगा। शादी में अपनी मर्जी और अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। शहरोज़ के अल्फाज पर अंजला को लगा जैसे किसी ने उल्टी छुरी से ज़िब्बा कर डाला हो। बेसाख्ता इसने अपने मुँह पर हाथ रख लिया। वगरना इसके मुँह से चीखें बुलंद हो जाती। इसे लगा वो यहीं खड़े खड़े मर जाएगी, लेकिन शायद वो खुश नसीब नहीं थी कि इसे यूँ आसानी से मौत आ जाती। वह मुश्किल तमाम अपने पत्थर की मानिंद साख जिस्म को खींचती हुई कमरे तक ले आई। देखे ना नानी, आपकी अंजला के साथ इसके अपने कैसे तसव्वुर कर रहे हैं। आह, मेरे सगों ने मुझे कैसा दुख दिया कि अब सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। पापा देखिए, आपके भाइयों ने मेरी औकात तो नौकरों से भी बदतर कर दी। मम्मी पापा, आप दोनों ने मोहब्बत की, एक दूसरे को पा भी लिया, लेकिन इसकी इतनी कठिन सजा काटने के लिए मेरे वजूद को क्यों छोड़ दिया? वो खुद फरामोशी के आलम में बोलती चलेगी। आंखों ने जैसे सावन की झड़ी लग गई। और शहरोज़, तुमने मेरी ज़ात की धज्जियां बखेर दी। मेरी निस्वानियत मेरी मान को अपने पैरों तले रोन डाला। आई हेट यू शहरोज़। वो रोते हुए यूं ही बड़बड़ाने लगी। अरे ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? तानिया अपनी झोंक में अंजला के कमरे में दाखिल हुई। यूं ही लाइट ऑन की अंजला पर नजर पड़ते वो शशडर रह गई। फिर एकदम तीर की तेजी की तरह इसकी तरफ लपकी। अंजला, आर यू ऑलराइट?
अंजला को क्यों कारपेट पर सर घुटनों में गिराए देखकर मदहोश हो गई। अंजला ने तानिया की आवाज़ पर अपना सर उठाया। तानिया का कलेजा जैसे हलक में आ गया। अंजला का पूरा चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा हुआ था। शंगरफी गुलाबी होंठ इस वक्त नीले पड़ रहे थे। वो आंखें इतनी सूजी हुई थी कि बावजूद कोशिश के खुल नहीं पा रही थी। तानिया ने घबरा कर इसके हाथ पर हाथ रखा तो बुरी तरह घबरा गई। अंजला का हाथ बर्फ की मानिंद बिल्कुल ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर जिंदगी की हरारत खत्म हो चुकी है। अंजला प्लीज़ मेरी बहन मुझे बताओ क्या हुआ। तानिया का एहसास दिल अंजला की इतनी दर्द को हालत देखकर रो दिया। सब कुछ खत्म हो गया तानिया, सब कुछ। अंजला मुर्दा आवाज़ में बोली। क्या खत्म हो गया अंजला? वो खौफजदा लहजे में बोली। इस वक्त अंजला को किसी हमदर्द कंधे की अशद ज़रूरत थी। वो टूटे हुए शजर की तरह तानिया की गोद में सर रखकर बिलक उठी। तानिया समझ गई कि इस नातजुर्बाकार लड़की का सामना शेरोज़ से हो गया है। तानिया ने इसे अच्छी तरह रोने दिया। अंजला ने रोने के दौरान इन तमाम कथा तानिया को सुना डाली। अपना तमाम तानिया, ताया और शेरोज़ की इस कदर सवाक अंदाज पर हैरान रह गई। शेरोज़ का रवैया तो इसके हस्बे तवक्को था। अलबत्ता ताया ने अपनी सगी भतीजी और बहू के लिए जो कुछ फरमाया था ये सुनकर वो काफ़ी देर तक गुमसुम ही रही। भला कोई अपने खूनी रिश्तों के साथ भी ऐसा सलूक करता है? तानिया दिल में सोचेगी। टूटे हुए ख्वाबों का अक्स इस वक्त अंजला की आंखों से झलक रहा था। लेकिन तानिया, मैं इस संग दिल के सामने भीख नहीं मांगूंगी, अपने आप को बेमोल नहीं होने दूंगी। मैं झुलसती धूप में खड़ी अपने पाँव तो जला लूंगी, लेकिन इसकी पनाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। अंजला एक उज़्म के साथ बोले जा रही थी। ये मेरा शरीक सफ़र नहीं हो सकता, जिसके ख्वाब न जाने कब मैंने इस अपनी पलकों में सजा लिए थे, जिसकी अनदेखी परछाइयाँ न जाने कब में से मेरे दिल पर डेरा जमा गई थी। तानिया, तुम कह देना, इससे वो मुझे क्या कबूल करेगा? आज मैं खुद इसे शोहर तस्लीम करने से इनकार करती हूँ। और तानिया भुंचका से अंजला को देखेगी, जो इस वक्त से बहुत अनजानी अजनबी से लगी। अरे तानिया, वो तुम्हारी दुम चली नजर नहीं आ रही है। सुनहरा ने इंतहाई तमस्कराना लहजे में इस्तफसार किया। आज लिविंग रूम में तुम्हें यंग जनरेशन मौजूद थी, सिवाय अंजला के। बिहेव योरसेल्फ सुनहरा। तानिया को तैश आ गया। ओके, ये तो बताओ, तुम्हारी नूरे नज़र जाने जिगर मिस अंजला किधर हैं? सुनहरा आबरू उचकाकर बज़ाहिर बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में बोली। अलबत्ता आंखों में तंज की लहरें हल्कोले रही थी। सुनहरा आबरू उचकाकर बज़ाहिर बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में बोली। अलबत्ता आंखों में तंज की लहरें हल्कोले रही थी। तमाम यंग जनरेशन अपनी अपनी सरगर्मियों को छोड़कर इनकी तरफ मतवज्जा होगी। माँ सवाए शहरोज़ और सबीला के जना जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ थे। शेरोज़ भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। तानिया ने कुछ सोचकर शेरोज़ को पुकारा, जबकि शेरोज़ तानिया के लहजे की सदमोहरी और संजीदगी को महसूस करके चौंक सा गया। बोलो गुड़िया, क्या कहना चाहती हो? वो नरमी से बोला। तानिया को वो हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, और शेरोज़ को वो अजीज़ भी बहुत थी, क्योंकि शेरोज़ की खुद की कोई बहन नहीं थी। अंजला ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। वाओ! और ओह, जैसी आवाज़ें उभरने लगी। ये सुनकर जिब्रान भी पूरी तरह तानिया की तरफ मुतवज्जा हो गया। और शट अप, सबीला इंतहाई नगवारी से चलाई। शेरोज़ भी अंजला का नाम सुनते ही चढ़ सा गया। क्या मैसेज दिया? उसने इंतहाई बेजारी से पूछा। अकेले में दूँ या सबके सामने? तानिया काटदार लहजे में बोली। इसे इस वक्त शेरोज़ पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसने इतनी नाजुक और मुखलिस सी लड़की को ठुकराने की ज़ीद से दो चार कर दिया था, जिसने इसके ख्वाबों और आरज़ुओं की बस्ती में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और पल भर में इसे राख का ढेर बना दिया। तानिया की बात पर एक बार फिर सबने शोकोशंग फुकरे कसने शुरू कर दिए थे। व्हाट नॉनसेंस तानिया, तुम सबके सामने बोलो। शेरोज़ झुंझलाकर बोला। तो सुनिए शेरोज़ भैया, अंजला ने कहलवाया है कि वो एक लम्हे को रुकी कि मैं शेरोज़ शाह को अपना शोर तस्लीम नहीं करती। तानिया ने लफ्ज़ जब जमा कर अदा किया और सामीन को जैसे सांप सूंघ गया। शेरोज़ तो खुद भुंचका सा रह गया। भला इतनी डरपोक और दबी हुई लड़की से इस किस्म की जुमले की तवक्को कैसे की जा सकती थी? शेरोज़ की आंखों में शदीद कहर और गज़ब की लहरें हिलकोरे लेने लगी। मारिश डाल के इसकी रंग सफ़ेद तांबे की मानिंद हो गया था, जबकि सबीला और जिब्रान ने गहरी तमानियत महसूस की। और क्या कह रही थी? शेरोज़ खतरनाक हद तक संजीदा था। सबीला ने मजीद इस्तफसार किया। इसने कहा कि वो मुझे क्या बीवी तस्लीम करेगा? मुझे खुद इसकी हमसफरी कबूल नहीं। अंजला के बाकी मादा अल्फाज जैसे भड़कते हुए शोरों की मनीद इसके ऊपर गिरे। शेरोज़ के पूरे तन बदन में आग सी लगी और वो सख्त ऐश की आलम में रूम से बाहर निकल गया। वो लॉन में केन की कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी थी कि एकदम किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। अंजला ने पट से आंखें खोली तो सामने जिब्रान अपनी मखसूस मुस्कुराहट आंखों में एक अजीब सी चमक लिए से तक रहा था। उफ, ये शख्स! जिब्रान को देखकर अंजला का हलक तक कड़वा हो गया था, जैसे किसी ने नीम के पत्ते इसके मुंह में डाल दिए हों। हेलो यंग लेडी, वो सर ज़रा खम करके बोला। अस्सलाम वालेकुम, वो आहिस्ता से बोली। ओह सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। अब वो बाकायदा झुक कर सलाम का जवाब दे रहा था। जिब्रान भाई, मेरा नाम अंजला है, अंजला हारून। आप प्लीज़ मेरे नाम के आगे ये उल्टे सीधे अल्फाज मत जोड़ा करें। वो कतियत से बोली। चेहरे पर नागवारी और बेजारी के रंग साफ नजर आ रहे थे। ओके सॉरी मोहतरमा, खासी टेढ़ी चीज़ें, लगता है कभी सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। जिब्रान ने सोचा, फिर बोला। अंजला, तुमने बहुत अच्छा किया जो खुद ही शेरोज़ के लिए इनकार कर दिया। अरे तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कमी है, तुम्हें तो एक से एक जिब्रान भाई। अंजला सख्ती से बोलते हुए जिब्रान की बात काट गई। आंखों से कहर की चंगारियाँ निकल हुई थी। मुझे सोफे पर किसी से कोई बात नहीं करनी।
अचानक कार के हॉर्न पर दोनों ने चौंक कर गेट की तरफ देखा। शहरोज की गाड़ी अंदर दाखिल हुई, बड़ी शान से बेनियाजी से अपने झोंक में बाहर निकला। जिब्रान शहरोज को देखकर संभल गया। अंसला ने भी इधर दिखना शुरू कर दिया। मान अंदर जाते हुए शहरोज की निगाह लॉन की जानिब उठी, जिसके माहौल से यकदम इसे अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया। जिब्रान अंसला के पास महव बैठा महव गुफ्तगू था। अंसला को देखते ही शहरोज के अंदर स्टाल की लहरें उभरने लगी। मैरून और नॉन कलर के इम्तजाज के सूट में वो इसी माहौल का हिस्सा लग रही थी। यकदम इसे देखते ही शहरोज के अंदर अपनी मलकियत का एहसास जागा। अंसला, तुम इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम अपनी पसंद की राह चुन लोगी। यूं ही शायद तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं अपनी किसी भी चीज़ से दस्तबरदार नहीं होता। शहरोज ने कहा। वो इस बात से बेखबर था कि गुस्से और स्टाल में ही सही वो इसे अपनी चीज़ को तस्लीम कर चुका है। अंसला ने किचन का तकरीबन सारा काम संभाल लिया था। आखिर को यहाँ रहने के लिए इसे कुछ तो तावान अदा करना था। बेचारी नानी कितनी भोली थी। वो सोचती थी कि मैं खिदमत से इन लोगों का दिल मोल कर लूँगी, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल गया है। अब यहाँ किसी को मोहब्बत और खलूस और खिदमत की ज़रूरत नहीं। खिदमत के लिए लोग मुलाजमीन भी तो रख सकते हैं, और मोहब्बत। इस नुक्ते पर आते आते इसका दिल दुख से भर गया। यहाँ मोहब्बत के मफहूम से कोई आशना नहीं है। ओह, तो आप यहाँ मौजूद है। सबीला की कारदार आवाज़ पर अंसला की सोचों का तकाज छना कैसे टूटा। अंसला सबीला को यकसर नजरअंदाज करते हुए अपने काम में महवरी। ओह, तो शहरोज के दिल में मेरे के रास्ते उतरने का इरादा है तुम्हारा। सबीला का इस इंतहाई घटिया बात पर वो खून के घूंट पीकर रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। सबीला अपना वार खाली जाता देखकर तिलमिला गई और फिर पैर पटकती हुई किचन से बाहर चली गई। इसके जाते ही अंसला ने छुरी स्लैब पर पटकी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम अंसला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जिब्रान किचन के दरवाजे पर खड़े इंतहाई मुतफक्राना अंदाज में बोला। ओ मेरे खुदाया, आज शायद मेरे ज़ब्त बर्दाश्त के इम्तहान का दिन है। दी, मैं ठीक हूँ, दरअसल गर्मी की वजह से। तो डार्लिंग बाहर आ जाओ। जिब्रान इसकी बात काटते हुए बोला। अंसला तो जैसे भड़क उठी। इसकी बात काट कर मुश्किल होकर बोली। जिब्रान भाई, मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ, मुझे ऐसे बेहुदा अलकाब से मुखातिब मत किया कीजिए। जिब्रान को अंसला के इस कदर तनफ़ुर अमेज़ लहजे पर गुस्सा आ गया, लेकिन पी गया। फिर इंतहाई नरमी से बोला। अंसला तो मेरी कज़न हो और मैं किसी की बीवी हूँ। न जाने अंसला किसी झोंक में आकर बोल गई, जिस पर वो बाद में खुद ही हैरान रह गई। बीवी? जिब्रान इंतहाई सहजे अंदाज में बोला। किसकी बीवी हो तुम अंसला? इस शहरोज शाह की जिसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया। और तुम इसकी जानिब शहादत की उंगली उठाते हुए बोला, तुमने भी तो खुद इनकार किया है। जिब्रान ने लाजवाब सा कर दिया था। वो खामोशी से जिब्रान की साइड से गुजर कर बाहर निकल गई, जबकि जिब्रान किचन की चौखट पर खड़े इंतहाई मकरूम मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कुछ सोचने लगा। निकाह, ये लफ्ज़ न जाने कितने ही मानों को अपने अंदर समेटते हुए है। जब कोई लड़की निकाह के पाकीज़ा बंधन में बनती है तो फिर इसके तमाम सोचे, तमाम ख्यालात, तमाम ख्वाब इस शख्स के तस्वुर से बन जाते हैं जो शख्स का जो इसका शोहर होता है। इसके जिस्म और जान का मालिक, इसका मजबूत साहिबान, इसकी ठंडी छाँव, इसका फ़ख्र और गुरूर, और ये रूह आफरी एहसास कि इसके पास एक मजबूत फौलादी बाहों की पनाह है, इसे कितना मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बना देता है। लेकिन मैं, अंसला ने आज़ुर्दगी सोचा, मैं तो हनूस जीस की झलसती हुई धूप में भरना पाँव और भरना सर खड़ी हूँ। शहरोज तो मेरे सर पर अपने नाम का आंचल डालना नहीं चाहते। मुझे ज़माने के तंतों तेज़ हवाओं से बचाना नहीं चाहते। मैं तन्हा हूँ, बहुत अकेली हूँ, मुझे डर लगता है। शहरोज वो बेआवाज़ रोते हुए अपने आप से बोलेगी। अगर किसी औरत को इसकी मर्द इसे पनाह देने से इनकार करते तो जिब्रान जैसे दरिंदे नुमा मर्द इसे नवाला समझकर हर वक्त निकलने की कोशिश करते हैं। इसे जिब्रान की निगाहों से सख्त खौफ आता था। अंसला को देखकर इसकी आंखों में ऐसी रिसाना चमक उभरी थी जैसे शिकारी की आंखों में अपने शिकार को देखकर आती है। अंसला काफ़ी मोहतात हो गई थी। वह तो इम्कान जिब्रान के सामने जाने से गुरेज करने लगी थी। हाय उमैर, कहाँ हो आजकल? इतने दिनों बाद नजर आए हो। शहरोज टेनिस खेल कर आया तो उमैर को अपने मखसूस टेबल पर मुंतजिर पाया। उमैर शहरोज का काफ़ी पुराना दोस्त था। दोनों कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे। बस यार, आजकल मैं पापा को कन्विंस करने में लगा हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते शहरोज के हाथ रुक गए। इसने इंतहाई अचंभे से उमैर को देखा। ओ माय गॉड उमैर, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो? मैं तो समझा था कि ये महज तुम्हारा जज्बातीपन है जो कुछ अरसे बाद झाके मनन बैठ जाएगा। लेकिन तुम शहरोज, प्लीज़, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत को जज्बाती अट्रैक्शन का नाम देकर इसकी तौहीन मत करो। उमैर शहरोज की बात करते हुए नाराज़ी से बोला। आई एम सॉरी यार, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड उमैर। तुमने इस लड़की को मैं ऐसा क्या चीज़ देख ली है जिसकी वजह से तुम जोया जैसी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की को ठुकरा रहे हो? शहरोज ने बिला झिझक अपने ख्यालात का इजहार कर डाला। दरअसल उमैर माहीन नामी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था जो इसकी छोटी बहन की दोस्त थी, लेकिन इसका ताल्लुक मतवस्त तबके से था और उमैर मिल ऑनर का बेटे था। तबकाती तजाद की बदौलत उमैर के वालिदैन माहीन की बहू बनाने के लिए कतई तैयार नहीं थे और यहाँ उमैर साहब माहीन के इश्क में गोडे गोडे डूबे चुके थे। मेरे दोस्त, मैं ये मानता हूँ कि माहीन जोया से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और ना ही दौलतमंद है, लेकिन फिर भी जोया माहीन का कतई मुकाबला नहीं कर सकती। उमैर जैसे खोसा किया जिससे वो अपनी तसव्वुर की आंखों से माहीन को तक रहा था। माहीन के अंदर शर्मो हया है, इसकी आंखों में हिजाब की चमक है, इसके चेहरे पर पाकिज़गी का नूर है जिसने इसे इंतहाई हसीन बना दिया है। इसके अंदाज में मोहतात पाना एक झिझक है। वो अपने कदम भी बहुत संभल कर उठाती है क्योंकि वो ये बात बखूबी जानती है कि औरत का सबसे कीमती और अनमोल कहना इसकी निस्वानियत का भरम है जो उसके पास मौजूद है। और शहरोज दम खुद सा बैठा उमैर की बातें सुनता रहा। जहन के पर्दे पर अचानक को शबी उभरी थी और वह शबी अंजला हारून की थी। शहरोज एकदम घबरा सा गया और फिर साथ से अंजला के ख्याल को जहन से झटक दिया। लेकिन उमैर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वह महज तुम्हारे सामने
सावित्री बनने की कोशिश कर रही हो या नाटक कर रही हो? शेरोज़ ने अपने आप को संभलते हुए कहा। ऑफ कोर्स शेरोज़, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुस्कुराकर बोला, तुम तो जानते हो कि जोया कितनी चिपकू लड़की है, हर रोज़ मेरे घर में आतंक करती है थी। एक रोज़ माहीन ने इसकी मतभेद हुई तो इसने माहीन से बोल दिया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जल्दी मेरी जोया के साथ मंगनी होने वाली है। वो तो बेचारी ये समझती कि मैं जोया में इन्वॉल्व हूँ, तो वो मेरे सामने नहीं आती और कभी इत्तफाकन भी सामने आ जाए तो निगाह उठाकर भी नहीं देखती। माहीन का जिक्र करते हुए उमैर के लहजे से कोया शहद टपक रही थी और आंखों में मोहब्बत की चमक फैली हुई थी। शेरोज़ इसे देखता चला गया, इस वक्त न जाने कहाँ गुम हो गया था। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? जोया की आवाज़ पर दोनों अपनी अपनी जगह चौंक गए और फिर जोया की तरफ मतवज्जा हो गया। अंसला बेमामूल किचन में मौजूद थी और मसरूफ़ थी, जबकि बड़ी और छोटी टाई भी आज किचन में काम कर रही थी। अरे साइका, तुम्हारी तबीयत कब बुखार उतर गया? बड़ी ताई ने सबसार किया। हाँ भाभी, ज़रा कमज़ोरी है, छोटी ताई ने जवाब दिया। फिर ब्रोस्ट और फ्राइड राइस के ट्रे अंसला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, जाओ जाकर निकत को दे आओ। साइका बेगम ने इसे यूं हुक्म दिया जैसे उनकी मुलाजमा हो। अंसला अजीब सी कश्मकश में मुबतला होगी। वो निकत पप्पो के पोर्शन में जाना नहीं चाहती थी, जिब्रान के इरादे से ठीक नहीं लगते थे और इस वक्त तो सलमान भी घर पर नहीं होता था। मुजस्मा क्यों बनी गई हो? जाओ देख कर आओ। छोटी ताई की बारदार आवाज़ ने इसे चौंका दिया। फिर मरती क्या ना करती। मुसद्दाक व दिल थाम कर निकट पप्पो के पोर्शन में आ गई। लाउंज में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। इसने वहीं खड़ी खड़ी जुनैरा और सुमेरा को 2-3 आवाज़ें दे डाली, लेकिन जवाब नदारत। फिर नाचार वो थोड़ा आगे कर डाइनिंग टेबल पर ट्रे रखकर मुड़ी ही थी कि न जाने कहाँ से जिब्रान निकल आके इसके सामने आ गया है, जिसकी शर्ट के ऊपर ही बटन खुले हुए थे। अजीब बहकी बहकी निगाहों से वैसे टकटकी बांधे तके जा रहा था। अंसला मदहोश सी हो गई। ये ताई ने भिजवाए हैं, मैं चलती हूँ। वो टूटे फूटे अल्फाज में इतना ही बोली थी कि अचानक इसकी जुबान गंगी हो गई। इसका बाजू जिब्रान के हाथों के शिकंजे में था। वो हैरत और सचाव के समंदर में गोताजन हो गई। ये क्या हरकत है? इसे सख्ती से कहना चाहा, लेकिन खौफ और दहशत से इसकी आवाज़ खोखली सी हो गई थी। खौफ की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। जिब्रान भाई प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दें। वो रूहानसी होकर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। स्वीट हार्ट, सिर्फ जिब्रान को वो जैसे गुनगुना कर बोला। अंसला खौफ की ज्यादती से बेहोश होने को थी। अंसला, तुम नहीं जानती तुम कितनी खूबसूरत हो। अरे शहरोज तो पागल है जो तुम्हारी कदर ना कर सका, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल खास लड़की हो, एक कली की मनिन। तुम मेरी पनाह में आ जाओ, फिर देखना हम। वो इसी वक्त अंसला ने अपनी डूबती हिम्मतों को इकट्ठा करके पूरी ताकत से जिब्रान को धकेला। इस गैर मतवक्को धक्के से जिब्रान संभल ना पाया, पीछे की जानिब लड़खड़ा सा गया और सिर्फ इसी लम्हे का फायदा उठाकर वो पागलों की तरह बाहर की जानिब भागी। जिब्रान अपनी इस नाकामी पर पिछोताप खाकर रह गया और अंसला इंतहाई बदहवासी के आलम में ताया जान के पोर्शन की तरफ आई और अपने बेजान वजूद को लॉन के घास पर गिरा लिया। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने नामूस से दरिंदे से बचा आई है। खौफ और दहशत की लहरें मादूम हुई तो बेबसी और लाचारी का एहसास ऊद कर आया और आंखों के किनारे नमकीन पानियों से भर के जो तेजी से इसके गालों को भगोने लगे। इब्तदाई रात के इस पहर में अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ थे। अलबत्ता शेरोज यूं ही हवा खोरी की घर से टेरेस की तरफ आ रहा था। हालांकि इस वक्त वो क्लब में होता था, लेकिन आज इसकी तबीयत कुछ डल सी लग रही थी, इसलिए आज वो घर पर था। इस वक्त अंसला के डगर को हालत पर सख्त ताजुब से इसे टेरेस से देख रहा था। वो अभी भी टेरेस पर आया था। वो गरना अंसला को निकट पप्पो के पोर्शन से यूं दीवानावार भागते देखकर जरूर शक में मुबतला हो जाता। रोते रोते अचानक अंसला ने सर उठाया तो बेसाख्ता इसकी निगाह शहरोज पर गई। शहरोज भी एकदम गड़बड़ा सा गया, वैसे देख रहा था। अंसला के आंसू को ब्रेक लग गई और फिर अगले ही लम्हे अंसला की निगाहों में बेतनाई और रंजो बेबसी की रमक नजर आई, जो अगले ही पल मादूम हो गई। वो तीर की तेजी से उठकर अंदर भागी। शहरोज एकदम डिस्टर्ब सा हो गया। अचानक ढेरों बेचैनी उस शराब इसके रगों पे में उतरता चला गया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तानिया इंतहाई तंबी होकर अंसला से बोली। तानिया प्लीज़ तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करो। तानिया बेतहाशा सुलग उठी। बाढ़ में जाओ तुम, मैं तुम्हारी हरगिज़ मदद नहीं करूंगी। तानिया चिढ़कर बोली। तानिया प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी गर्ल्स हॉस्टल। ऐसा तुम बच्ची नहीं हो जो ये नहीं जानती कि घर से बाहर औरत साथ के लिए कितने ही दरिंदे और भेड़िया घात लगाए बैठे हैं, जो औरत के वजूद की खुशबू सूंघते ही इसको नोच खाने की कोशिश करते हैं, और फिर भी तुम ये सोच रही हो। तानिया तासुर से बोली। और जो अगर कोई दरिंदा घर में मौजूद हो जो हर पल किसी मौके की तलाश में हो, तो फिर औरत क्या करेगी? अंसला ने दिल में सोचा। इसे जिब्रान के मुतालिक तानिया को बताने की हिम्मत नहीं हुई कि मुबादा तानिया से ही कसूरवार समझ ले और इसकी दोस्ती से हाथ धो बैठे। अंसला, अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है तो ये घर छोड़कर जाने का ख्याल जहन से निकाल दो। तानिया अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर रही थी और अंसला को इसकी बात माननी पड़ी। हेलो शहरोज, शाह स्पीकिंग। अरे शहरोज के बच्चे इतने दिनों से कहाँ हो? फोन में से उमैर की आवाज़ की। ओ उमैर, तुम? शहरोज चौंक कर बोला। क्या बात है उमैर, आज बहुत खुश लग रही हो। शहरोज ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। हाँ यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। उमैर खुशी और इन बसात भरे लहजे में बोला। तुम्हारे पेरेंट्स मान के? शहरोज ने क्यास लगाया जो बिल्कुल दुरुस्त निकला। हाँ मेरे यार, मम्मी पापा मान के। और शहरोज, मैंने अपनी मंजिल पा ली। उमैर मस्ती भरे अंदाज में बोला। शहरोज खामोश सा इसकी बात सुन रहा था। एनीवेज परसों मेरी मंगनी है, तुम्हें ज़रूर आना है। वो तंबी अंदाज में बोला। ओके मैं ज़रूर आऊँगा। शहरोज पर मुश्किल अपना लहजा बशाश बनाते हुए बोला। तो दूसरी तरफ उमैर ने खुदाफिज कहकर फ़ोन रख दिया। अंसला प्लीज़ ये ड्रेसेस ज़रा शहरोज भैया के कमरे में रखा हो। तानिया मसरूफ़ अंदाज में बोली। अंसला ने ताही चंबे से तानिया को देखा। तानिया तुम हवासों में तो हो, मैं और शहरोज के कमरे में जाऊँ? ना बाबा, मुझे तो माफ़ी रखो। अंसला ने इसे साफ हरी झंडी दिखा दी और एक मैगजीन में गर्क होगी। प्लीज़ अंसला, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ और शहरोज भैया भी घर पर नहीं है। दोपहर के वक्त वो घर में बहुत कम आते हैं। मुझे अभी इसी वक्त पप्पो ने बुलवाया है। आज जुनैरा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। प्लीज़। तानिया इजाज़त से बोली। अंसला को इस सूरत पर तरस आ ही गया। ओके, लेकिन वो घर पर तो नहीं है।
अंजला किसी खदशे के तहत बोली, नहीं मैं तुम नहीं है, तुम जाओ। तानिया उजलत में जवाब देकर कमरे से बाहर निकल गई। अंजला मैगजीन एक तरफ रखकर ड्राई क्लीन से आए शहरोज के कपड़े उठाकर इसके कमरे तक आई, लेकिन अनजाने क्यों अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। वो कुछ देर तक यूं ही शशोपंच की कैफियत में खड़ी रही कि जाए या ना जाए, लेकिन वो कमरे में तो नहीं है। वो अपने आप से बोली, फिर दिल को मजबूत करते हुए कमरे का दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल होगी। वो पहली बार शहरोज के कमरे में आई थी। कमरा अपने मकीन की आला ज़ोकी का सबूत पेश कर रहा था। ऐश ग्रे और ऑफ वाइट कलर के इम्तजाज का डेकोरेटेड कमरा आने वाले की तमाम तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करने में कामयाब रहा था। आयरन रॉड के खूबसूरत से बेड के बिल्कुल सामने दीवार पर इसकी इनलार्ज तस्वीर अवेजा थी, जिसमें वो इंतहाई दिलनशी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मसूफ मुस्कुरा भी ऐसे रहे जैसे दुनिया परेशान कर रहे हैं। वो बावाज़ बुलंद अपनी ख्यालात का इज़हार करती हुई बेड के नज़दीक आई और बेड पर कपड़े रख रही थी कि अटखट की आवाज़ पर सरत से मुड़ी। वॉशरूम के दरवाजे से शहरोज बात गाउन पहने बात बरामद हुआ था। ओह माय गॉड, ये तो मौजूद है। अंजला का चेहरा पल भर में फाक हो गया और इसी लम्हे शहरोज की नज़र अंजला पर जा पड़ी। उसे अपने कमरे में देखकर पूरी तरह चौंक गया। ये कि यहाँ क्या कर रही है? शहरोज ने उलझ कर सोचा, फिर काटदार नजरों से अंजला की तरफ देखा। इस वक्त इसका दिल चाहा कहीं से जादू की छड़ी इसके हाथ लग जाए और वो पल भर में इस कमरे से गायब हो जाए। वो तानिया सुनहरा को देखने गई थी, कुछ लम्हे आने वाली है, इसलिए ये कपड़े। इस इंतहाई बदहवासी के आलम में वजाहत देते हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। घबराहट के आलम में इंतहाई उल्टा सीधा बोल गया और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। लेकिन ये क्या? इसका बाजू शहरोज की सख्त आनी गिरफ्त में जैसे जकड़ गया था। अंजल का दिल उछल कर हलक में आ गया। अंजला का इसने घबरा कर शहरोज की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चट्टानों की मानी सख्ती और खून की तरह सुर्खी थी। होंठों की सख्ती से बेचते हुए जिससे सख्त की आखिरी बुलंदियों पर था। ये क्या हरकत है? प्लीज मेरा बाजू छोड़ें। अंजला मिनमिनाकर बोली, तुमने तानिया को मैसेज दिया था? शहरोज के मुंह से इंतहाई गैर मुतवक्किल अल्फाज सुनकर वो भुंचका कर रह गई। इसके तो वहमो गुमान में भी इंतहा से इतने सख्त तेवरों से बासपुर्स करेगा। अंजला इस बात से जानती कि इसने शहरोज की अना और गरूर को सख्त सर पहुंचाई थी और अंजला की यही बात शहरोज को इसकी तरफ मुतवज्जा कर गई थी। अंजला, हारून मेरे सवाल का जवाब दो। वो इतनी जोर से दौड़ा कि अंजला अपनी जगह कांप रह गई। स्टूपिड गर्ल, यूं मुजस्मे की तरह खामोश क्यों खड़ी हो? इसने सख्त ऐश के आलम में इसका बाजू खींचते हुए तकलीफ के एहसास से अंजला के तो होंठों से कराह बरामद थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने तानिया ये कहा कि तुम अपने शोहर को तस्लीम नहीं करती? तुम्हें अपनी औकात पता है? वो मुस्तकिल इसकी जात पर संग्रेजे बरसा रहा था। जब से तानिया ने शहरोज को अंजला का पैगाम दिया था, तब से वो तौहीन आनत के एहसास से बुरी तरह चल रहा था। और जब से इसने ये नोट किया था कि जबरान अंजला को कुछ ज्यादा ही अहमियत देता है, तब से वो न जाने किस एहसास के तहत सुलगता रहा था। तुम तो यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से आई थी और यहाँ तुम्हें किसी और की चाहत। मिस्टर शहरोज शाह, शहरोज आज अपने अंदर की तमाम खोला निकालने के दर पर था, ये जाने बिना कि इसके लफ्ज़ों के सुलगते अंगारे किस तरह से इसकी रूह को खाकस्तर किए दे हुए थे। अंजला इस इल्ज़ाम पर बिलबिला कर रहेगी। इसका रुआं सुलग उठा। आप अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत स्मार्ट, दौलतमंद, बाप का इकलौता वारिस हूँ। अंजला हकारत से बोली, और मैं आपकी बीवी बनने के लिए मरी जा रही हूँ। शायद यही आपकी गलत फहमी है। अंजला इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं मिस्टर शाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कबूल करें या ना करें। और हाँ, मेरी नानी मेरी तरबियत इन खतूत पर नहीं की कि किसी के निकाह में होते हुए किसी और की चाहत करूं। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी नानी और दादा के बंधे इस बंधन की लाश रखने चली आई, और जो मेरी लाइल्मी में बांधा किया। मैं तो अपने प्यारों के आगे सुरखरू होना चाहती थी। इसकी मोहब्बत और मान की खातिर यहाँ तस्लील होने चली आई। बोलते बोलते अंजला की आवाज़ रंद की। लेकिन अपने आप क्या जाने मोहब्बतें क्या होती हैं, मान क्या होता है, इनको निभाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आप अपनी अना और मर्दानगी के नशे में चूर इंतहाई मगरूर इंसान है। नानी और दादा जान ने आपको मेरा साहिबाना मुहाफिज इसलिए बनाया था कि आप मुझे जीज की तपती धूप से बचाकर अपनी छाँव में पनाह देंगे। लेकिन पनाह देना तो दूर की बात है, आपने तो मुझे सहरा की जलती हुई धूप में तन्हा नंगे पाँव और खुले सर खड़ा किया और फिर कहते हैं कि उफ भी न करूँ। बावजूद इंतहाई जब्त के अंजला की आंखों की जाम भर गए, जो अब लबरेज होकर गालों पर लड़क गए। और शहरोज हक्का बक्का खड़ा इसे बस देखता रह गया। हाथ की गिरफ्त खुद बखुद अंजला के बाजू पर ढीली होगी। फिर अंजला वहाँ रुकी नहीं थी, भागती हुई कमरे में आ गया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे फ़र्क पड़ता है शहरोज, अगर तुम मुझे कबूल ना करो, वरना कौन मुझे जबरान जैसे लोगों से तहफ़्फ़ुज़ देगा। हाँ शहरोज, मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो खुद फरामोशी के आलम में बोलते बोलते अचानक रुकी। मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी को कबूल नहीं कर सकती। अंजला ने न जाने कैसे अल्फाज अदा किए और खुद भी हैरान रह गई। सुनहरा के लिए रिश्ता फाइनल कर दिया गया था। आजकल घर में सुनहरा की मंगनी की तैयारियां इंतहाई जोर शोर से हो रही थी। अंजला भी कामों में हाथ बटा रही थी। सुनहरा और सुमेरा का रवैया अब अंजला के साथ ना इतना बुरा रहा था और ना बहुत अच्छा। अलबत्ता सबीला इस पर तंज करने का मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। अंजला सबीला के किसी तंज के जवाब देना पसंद नहीं करती थी, जबकि जिब्रान इस दिन के वाक़े के बाद अब तक अंजला के सामने नहीं आया था। आज सुनहरा की मंगनी थी और इतने दिनों बाद आज अंजला का जिब्रान से सामना हुआ था। हमारे खौफ और दहशत के इसका कौन खुश को जाता रहा था। इसके हर एहसाना बेबाक निगाहें तमाम वक्त इसके वजूद का हाथा किए हुए थी। सबीला आज मुकम्मल कील कांटों से लेस थी। रेड साड़ी पर गोल्डन चुस्त ब्लाउज पहने वो सोने की मानिंद दमक रही थी। तानिया की लाख मिनटों से मजबूर होकर अंजला भी नक सक्सी तैयार हुई थी। ऑफ वाइट कलर के पजामे पर ऑफ वाइट ही कुर्ता, जिस पर गोल्डन और सिल्वर सितारों और मोतियों का इंतहाई नफीस सा काम हुआ था, और 7 कानों में हीरे की बालियां पहने वो कोई आसमानी अप्सरा लग रही थी, जबकि बालों की चोटी में ही
मुकीद किया हुआ था। सबीला अंजला की तैयारी और इसका मशरकी हुस्न देखकर जल भुन कर कबाब हो गई थी। वो तानिया के साथ ड्राइंग रूम पर रखी मिठाइयाँ प्लेटों में मुंतकिल कर रही थी कि इसी अवस्था में शरोज अपने कमरे से तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा था कि बेसाख्ता इसकी निगाह अंजला के दिल मोह लेने वाले सरापे पर उलझ गई। चंद लम्हे वो अंजला को देखता चला गया। तानिया ने शरोज की इस हरकत को बगौर नोट किया था और दिल ही दिल में बहुत खुश हुई थी। वो यही चाहती थी कि किसी तरह शरोज इस प्यारी सी लड़की की तरफ माइल हो जाए और इसे अपना ले। क्या हुआ शरोज भैया, कहाँ खो गए? तानिया की शरारत भरी आवाज़ ने एकदम शरोज को महवियत को तोड़ा तो वो बुखल सा हो गया, लेकिन अगले ही पल इसने अपने आप को संभाल लिया। कहाँ? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। वो सबीला कहाँ है? एकदम इसने मौजू बदला। तानिया कुछ मायूस सी हो गई। बाहर है, जबकि अंजला ने अपनी तमाम तवज्जो अपने काम की जानिब मबजूल रखी। शरोज इसके करीब से खुशबुओं बिखेरता हुआ चला गया। तुझे फूल कहूँ या चांद, बहार के मौसम में खिली शगुफ्ता कली, यहाँ फिर आसमान से उतरी कोई नाजुक परी। अंजला जो ताई अम्मी के कहने पर किचन में रखी फूलों की टोकरी देखने आई थी, जिब्रान की बहकी बहकी आवाज़ पर गोया करंट खाकर पलटी। जिस बात का डर था वही हुआ। होतिल मुका ने इस बात की कोशिश करी थी कि जिब्रान से इसका सामना ना हो, लेकिन वो भेड़िया तो जैसे घात लगाए बैठा था। जिब्रान भाई प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, अंजला बहुत बेबसी से बोली। वो किचन के दरवाजे पर फैलकर खड़ा हुआ था। अंजला के भागने के सारे रास्ते मस्तूद हो गए थे। इंतहाई नमाक से इसे जिन नज़रों से तक रहा था ना, इस लम्हे अंजला का दिल चाह के वो ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। अल्लाह किसी को यहाँ भेज दे और मुझे इस शख्स की गलीज कराहिया हुआ निगाहों के सार से आज़ाद करवा दे। इसने तड़प कर दिल में दुआ की। जिब्रान, ये आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकते थे। जिब्रान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिब्रान शरोज की गैर मुतवक्का आमद पर थोड़ा गड़बड़ा सा गया था। वो एक्चुअली अम्मी अंजला को बुला रही थी ना, तो मैं से बुलाने आया था। जिब्रान ने संभल कर वजाहत पेश की। शरोज इसे काफ़ी जांचती और खुशी निगाहों से देख रहा था। ये कहते जिब्रान बाहर की जानिब चल दिया। शरोज ने किचन में खड़ी अंजला पर एक उछती नज़र डाली तो कहीं गड़बड़ का एहसास हुआ। अंजला का चेहरा काफ़ी उतरा उतरा सा था। वो अपने हाथों की उंगलियों की इंतहाई शराबी कैफियत में चटखा रही थी। शरोज कुछ बोलते बोलते रुक सा गया, फिर पलट कर बाहर चला गया। अंजला ने कब का रुका हुआ सांस बाहर खारिज किया। थैंक यू शरोज, आपने यहाँ आकर अनजाने में मेरी बड़ी मदद कर दी है। वो सिर बड़बड़ाकर बोली। मंगनी का फंक्शन बेरखूबी अंजाम पा गया। मेहमान अब रुखसत हो रहे थे। ओके शरोज, अब हमें भी इजाज़त दो। उमैर और शरोज के दीगर फ्रेंड्स इनसे इजाज़त तलब कर रहे थे। ओके, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। शरोज ने हक मेज़बानी अदा की। ओके बाय। सब दोस्त बाहर निकल गए, लेकिन उमैर कसरन पीछे रुक गया। शरोज, उमैर इंतहाई संजीदगी से बोला। हाँ बोलो। शरोज पूरी तरह उमैर की तरफ मतवज्जा हो गया। शरोज, जब कोई चीज़ हमारी झोली में वसानी गिरती है तो हमें वो बिल्कुल उसकी हैसियत और बेवकत लगती है, बेहैसियत लगती है, चाहे वो कितनी कीमती और अनमोल क्यों ना हो। लेकिन जब वही चीज़ हमसे छिन जाती है ना, या दूर चली जाती है, तब हमें अपनी तही दामा होने का एहसास होता है। लेकिन फिर इस वक्त हमारे पास पछतावों के अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। शरोज का मुँह सा उमैर को देखता रहा। वो अंजला और शरोज के रिश्ते के बारे में बखूबी जानता था। शरोज का अंजला के साथ रवैया भी इसकी आंखों से मख्फी नहीं था। अंजला बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल माहीन की तरह। मेरे दोस्त इसे खो मत देना। वैसे बहुत कुछ पावर करा के और शरोज पर अजीब सी एहसास तारी होने लगे। शरोज, आई लव यू। व्हाट? शरोज ने चौंक कर सबीला को देखा। वो दोनों शाम के वक्त लॉन में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक सबीला ने यह कह डाला। वो काफ़ी दिनों से शरोज को उलझा उलझा सा परेशान देख रही थी। इसे डर था कि कहीं वो अंजला की मासूमियत तो सादे से हुस्न की तरफ माइल ना हो जाए। ये ख्याल इसके रातों की नींदों को उड़ाए जा रहा था। शरोज और सबीला दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी और शरोज सबीला को पसंद भी करता था। लेकिन अगर अंजला यहाँ ना आती तो ये ऐन मुमकिन था कि शरोज सबीला को प्रपोज कर देता। लेकिन जब से इसने अंजला को तवार को देखा था ना, इस पर यह राज मुनकशिफ होता कि लड़कियों का एक रूप ये भी होता है, शर्म और झिझक और हया का ऐसा अनोखा रूप जिसके आगे हर रूप मान पड़ जाए। वो तो सिर्फ सबीला जैसी लड़कियों को जानता था जो मॉडर्निज्म के नाम पर अपनी राय रद्दाई नौजवानियत को दाव पर लगा देती हैं। शरोज को हनूस का मोश बैठा देखकर सबीला सख्त मुतफक्कर हो गई। शरोज, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शरोज ने सबीला की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस फजा में खारिज की। इसे यूं सबीला का अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करना बिल्कुल नहीं भाया था। हालांकि कुछ ही अर्सा पहले वो इस तरह लड़कियों के इजहार मोहब्बत में करने को बिल्कुल मायूब नहीं समझता था। वो कहता था कि लड़के और लड़कियों में आज के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं है। जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम आजकल की लड़कियां भी कर सकती हैं। लेकिन आज इसने जाना था कि लड़के और लड़कियों में बहुत वाज़े फ़र्क है, शर्म हया और झिझक का है। अगर कोई लड़की ये फ़र्क मिटाने की कोशिश करती है तो फिर वो लड़की लड़की नहीं रहती। शरोज आजकल बिल्कुल नए अंदाज में सोच रहा था। शरोज, तुम कहाँ गुम हो? यकदम सबीला की झुंझलाई हुई आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया में वापस आया। सबीला, वो कुछ सोचते हुए बोला ही था कि एकदम मोबाइल की बिप बज उठी। सबीला ने शरोज के मोबाइल को कीनातोस नजरों से देखा था। शरोज मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया और सबीला पहलू बदल कर रह गई, क्योंकि पूरी यंग जनरेशन लॉन की तरफ आ रही थी। आज जो नहरा के ससुराल वालों ने इनकी दावत की थी, सुबह से ही सब तैयारियों में लगे हुए थे। अंजला को टेम्परेचर महसूस हो रहा था। मंगनी की थकन और जहनी दबाव से बुखार आ गया। अंजला देख रही थी कि शरोज ने सबीला के साथ लॉन्ग ड्राइव पर और घूमने फिरने जाना बहुत कम कर दिया था। इस सूरत हाल से सबीला शरोज से काफ़ी नाराज़ थी। लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि अब की बार वो पहले की तरह से मना भी नहीं रहा था। शाम को सब घर वाले दावत पर चले गए। तानिया अंजला को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंजला ने इसे ज़बरदस्ती भेज दिया था। अंजला ने एक बात नोट की थी कि जुनैरा की मंगनी के बाद से तानिया बहुत खुश रहने लगी थी। इसने इस खुशी की वजह जाननी चाहिए, लेकिन वो टाल गई। अंजला ने भी मज़ीद इस्तफसार नहीं किया। घर में वो और घर की मुलाजमत जुबैदा थी। अंजला गहरी
नींद से बेदार हुई तो घड़ी रात के 9 बजा रही थी। इसे वो अभी इतनी तबीयत कुछ बहाल महसूस हुई तो भूख का शदीद एहसास हुआ। वो मुंह धोकर किचन की जानिब चली आई। घर में बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी थी। जब शायद जुबैदा अपने क्वार्टर तक गई थी। वो क्या सराई करती हुई फ्रिज में से ब्रेड और मक्खन निकाल कर खाने लगी। फिर चाय बनाकर बाई लॉन्च में आ गई। टीवी ऑन करके वो मज़े से सोफे पर धंस गई। माँ ने इसे कदमों की चाप सुनाई थी। वो यहीं समझी कि शायद जुबैदा आ गई। वो हनूस बैठी टीवी देखती रही कि अचानक किसी के मर्दाना हाथों ने पीछे आकर इसके बाजू को पकड़ लिया। वो इंतहाई दहशत के आलम में सरत से मुड़ी तो मुकाबले पर नजर पड़ती वो सन्नाटे में आ गई। पूरे जिस्म में खौफ की फुर्ती से दौड़ गई। चाय की प्याली हाथ से छूट गई। आप दावत में नहीं के अरे मेरी भोली चिड़िया, जिब्रान किनकना कर बोला। दावत में तुम नहीं थी तो मेरा दिल कैसे लगता। अंसला ने अपने बाजू जिब्रान के हाथों की कैसे ज़ाद करवाने चाहिए लेकिन नाकाम रही। छोड़ो मुझे जलील आदमी, वो सांप की मानिंद फनकार कर बोला। जुबैदा जुबैदा। अगले पल वह ज़ियानी अंदाज में जुबैदा को पुकारने लगी। क्यों अपने नाजुक गले में खराशे डाल रही है? जुबैदा को तो मैंने बाहर भेज दिया है। आप सिर्फ जलील इंसान। मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो। अंसला जिब्रान की बात कत्तक करके चलाई तो अगले पल जिब्रान ने सिर्फ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला, शट अप। इस पल अंसला ने अपने नाखूनों से जिब्रान के झुके चेहरे पर भरपूर हमला कर दिया। इस अचानक अवतार पर जिब्रान घबरा गया। अंसला जिब्रान को धक्का देकर बाहर की तरफ भागी। जिब्रान भी इसके पीछे लपका। वो भागते हुए लॉन में आ गई लेकिन जिब्रान ने इसे जा लिया। अंसला हज़ानी अंदाज में चलाने लगी। जिब्रान को शदीद ताव आ गया। इसने यक के बाद दीकर 2 जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारे। इस कदर फुलादी मर्दाना हाथों की ज़र वो बर्दाश्त न कर सकी और बेदम होकर ज़मीन पर बैठती चली गई। होंठों के किनारे से खून जारी हो गया। बहुत नखरे कर लिए। इसके करीब आकर फनकारा, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। अंसला मन्नत समाजत पर उतर आई लेकिन मुकाबले पर मुतलिक असर ना हुआ क्योंकि वहाँ इंसान नहीं एक सफाक दरिंदा था जो पहले दिन से इस पर निगाह गाड़े बैठा था। शहरोज प्लीज़ मेरी मदद करो। वो शहरोज की आवाज़ें देखकर पूरी तरह रोती चली गई। जिब्रान कहका लगाकर हंसता चला गया। तुम शहरोज को बुला रही हो जैसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है, जो तुम्हें जलील करता है, तुम पर एक निगाह इल्तफात डालना पसंद नहीं करता, जो इस वक्त सबीला के संग इसके हुस्न को खराज पेश कर रहा होगा और तुम शहरोज की इतनी कजदाइयों और कजरवी के बावजूद इसके नाम की गर्दान कर रही हो। ये कहकर वह इसके जाने बढ़ा ही था कि एकदम को इंतहाई जोर से चीखा, जिब्रान। जिब्रान ने पूरी तरह घबराकर सामने देखा। इसी वक्त कमजोर बेबस अंसला ने निगाह उठाकर देखा। शहरोज अपनी शोला गलती आंखों से घूर रहा था। शहरोज, इतना कहकर अंसला बिजली की तेजी से उठी और दीवाना वार भागती हुई शहरोज के कुशादा सीने से लगकर बुरी तरह रो दी। शहरोज आप आगे। वो मुसलसल रोई जा रही थी कि एकदम इन अल्फाजों पर यूं चुप हुई जैसे किसी चलती हुई मशीन का बटन बंद कर दिया जाए। वो अचानक साख्त हो जाए। यकीन करो शहरोज, अंसला ने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया है। कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम आ जाओ। और फिर इसने मुझे वर्गलाने की कोशिश की। अंसला ने हरासा होकर अपना सर उठाया। नहीं शहरोज, ये झूठ। शहरोज, अंसला अब तुम्हारे सामने ड्रामा कर रही है। जिब्रान ने पैंतरा बदला। शहरोज, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे इस तरह बेतबार मत कीजिए। मैं खाइन नहीं हूँ शहरोज, प्लीज़। वो दोनों हाथों से इसके बाजू को झंझोड़ते हुए बोली। शहरोज, सिर्फ एक बार मुझ पर एतबार कर लें वरना आज मैं बिल्कुल बेमोल हो जाऊंगी। शख्स झूठा है। अंसला ने जुनूनी अंदाज में अपनी उंगली जिब्रान की तरफ उठाई, कि इससे पहले भी वो हरासा और बदवासी में अपनी वजाहतें दे रही थी। शहरोज ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। अंसला ने इंतहाई खौफ और दहशत से लबरेज आंखों से शहरोज को देखा। अंसला की आंखों में इस वक्त इतनी बेबसी, खौफ और डर था कि शहरोज अपनी निगाह चुरा कर रह गया। अंसला, तुम्हें एक भी लफ्ज़ मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। शहरोज के लबों से लफ्ज़ अदा हुआ तो लफ्ज़ों पर अंसला की हालत ऐसी होगी जैसे अभी इसकी रूह कब्ज़ अंसरी से बरवास कर जाएगी। और दूसरी तरफ जिब्रान मुतमईन हो गया कि शहरोज ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन शहरोज के अगले जुमले ने जैसे अंसला की मुर्दा जिस्म में ज़िंदगी की हरारत उड़ा दी। वो कह रहा था, तुम्हें अपनी सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है अंसला, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बाकरदार और हयादार लड़की हो। शहरोज जैसे इसके कानों में अमृत घोल रहा था और अंसला अपने चेहरे पर हैरानी, सजाब और खुशी के रंग लिए इसे तशकुराना निगाहों से देख रही थी। जिब्रान ये सिचुएशन देखकर बुरी तरह का भाग गया। इसने यहाँ से भागने का इरादा किया लेकिन शहरोज इस पर चील की मानिंद इंतहाई खलीस और स्टाल की कैफियत में लपका। जलील कमीने, तेरी हिम्मत कैसे अंसला पर बुरी निगाह डालने की। शहरोज गुस्से से आपे से बाहर हो गया। जिब्रान पर गूंसों लातों की बारिश कर दी। अंसला एक कोने में खड़ी दोनों को गुत्तम गुत्ता देकर थर कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? एकदम बड़े ताया की आवाज़ गूंजी। अंसला ने सरत से पलट कर देखा तो सकते में आ गई। घर के तमाम अफराद हैरत और सजाव की तस्वीर बने इस तमाशे को समझने की कोशिश कर रहे थे। शहरोज जिब्रान को अधमुआ छोड़कर भरकर इन सब की जानी रहा। डैडी, जलील इंसान ने अंसला को मामू जान ये झूठ बोल रहा है। आई स्वेयर अंसला ने मुझे खुद बुलाया था। जिब्रान अस्तीन ने उसे अपनी होंठों को से निकलते खून को पूछते हुए तेजी से बोला, शट अप। शहरोज शेर की मैंने दौड़ा। शहरोज, तुम जरा चुप रहो। कमाल शाह ने शहरोज को डांट कर कहा, डैडी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? शहरोज जैसे शौक की कैफियत में बदला था। फिर तड़प कर बोला, आप सब लोग मेरी बात गौर से सुनिए। इस शख्स ने मेरी बीवी पर बुरी निगाह डाली और इससे इसकी सजा जरूर मिलेगी। एक बार फिर जिब्रान की तरफ लपका लेकिन दरमियान में दोनों तायाओं ने इसे पकड़ लिया। शहरोज के मुंह से अल्फाज हाजिरीन पर जैसे बिजली बनकर गिरे थे। सबीला हक तक सी बनी शहरोज को देखने लगी थी। डैडी और मम्मी, आप लोगों ने अंसला के साथ नौकरों से भी बदतर सलूक रखा हुआ है। लेकिन डैडी, वो कमाल शाह की जाने बढ़ा। अंसला आपकी तो सगी भतीजी थी, आपका खून था। अगर मैं इस रिश्ते से नाराज था तो कम से कम आपको अपनी यतीम भतीजे को शफ़क़त और मोहब्बत देनी चाहिए थी। दादा जान ने अंसला का निकाह हज़ारों मुखालफों के बावजूद इसलिए किया था कि ज़माने की ठोकरों का शिकार ना हो जाए, कहीं इनका खून इनके मरहूम बेटे की निशानी बेसाहिबा ना हो जाए। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जिन भेड़ियों से
बचाने के लिए उन्होंने अंजला को इस घर में लाने का इंतजाम किया था। इस घर में जिब्रान जैसा भेड़िया मौजूद होगा जो सबकी मौजूदगी में से बेमोल करने की कोशिश करेगा। शहरोज़ जिब्रान को नफरत से देखते हुए बोला। कमाल शाह और सलीम शाह ने दामद से सर झुका लिया। शहरोज़ ने सबको यह आईना दिखा दिया था। अंजला हैरत से शहरोज़ को देखी जा रही थी और अब निकट पप्पो आपको भी हैरान। हारून चचा की इस आखिरी निशानी में इसकी इकलौती बेटी से कोई मोहब्बत ना जागी। इससे बेतनाई बढ़ती रही। ये सिर्फ रोशनी चच्ची की बेटी नहीं, हारून चचा की भी बेटी है। फिर आप लोग क्यों इस हकीकत से नजर चुराते रहे? निकट पप्पो ने हमारी शर्मिंदगी के रोना शुरू कर दिया। साइका और हैना बेगम बस हैरत से शहरोज़ का ये रवैया देख रही थी जो इनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन खुदा का शुक्र था इसने मेरी आंखों पर से गफलत की पट्टी बर वक्त खोल दी, वरना मैं हमेशा के लिए तहे दामन हो जाता। अब मैं और अंजला इस घर में नहीं रहेंगे। हम जल्दी सिंगापुर चले जाएंगे। शहरोज़ की इस बात पर जैसे सबका कुछ नाक से टूट गया था। सबीला मुंह पर हाथ रख के अपनी सिसकियों को रोकते हुए अंदर की तरफ भागी थी। रेहाना बेगम ने इंतहाई परेशानी के आलम में अपने शोहर को देखा था, जबकि अंजला शहरोज़ की इस आखिरी बात पर भंचकासी रह गई थी। ये कहकर शहरोज़ गाड़ी लेकर बाहर चला गया और अंजला तानिया के हमरा थके थके मुजम्मिल कदमों से अपने कमरे में आके, तानिया ये सब कैसे हो गया? शहरोज़ मेरे लिए अपने घर वालों अपने माँ बाप से लड़ पड़े थे और तो उन्होंने मुझे अपनी बीवी भी तस्लीम कर लिया। उन्होंने सबके सामने मेरे सर पर इज्जत और मान की चादर डाल दी। वो अजीब से साथ में घर के रोने लगी गिर कर। घर खुदा का शुक्र करो अंजला कि उसने शहरोज़ भैया की आंखों में खोल दी और इन्हें खरे खोटे का फ़र्क मालूम हो गया। अब तुम तो माँ पुरानी बातों को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी का इस्तकबाल करो। लेकिन तानिया, अंजला को अचानक कुछ याद आया। क्या हम वाकई सिंगापुर जा रहे हैं? तानिया इसकी आंखों में सजाबो बेयकीनी के रंगों को देखकर मुस्कुरा दी। हाँ अंजला, तुम दोनों अगले हफ्ते ही सिंगापुर जा रहे हो और ये सब कुछ कम माँ बदौलत की वजह से हो रहा है। तानिया फर्ज कॉलर झाड़ते हुए बोली। क्या मतलब? वो ना समझी से अंदाज में बोली। कुछ नहीं अंजला, मैं शहरोज़ भैया को काफ़ी दिन से कुछ बदला बदला सा महसूस कर रही थी। खसूसन तुम्हारे हवाले से एक बात नोट की थी, जहाँ तुम जाती इनकी निगाहें भी तुम्हारे ताक़ुब में दौड़ जाती। तानिया शौकी से बोली तो अंजला झीम सी कर। मंगनी वाले दिन तुमने इनका रहा सहा करार भी लूट लिया। वो पूरे फंक्शन में सिर्फ तुम्हें ही देख रहे थे और मैं शहरोज़ भैया की एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी। और तो और उस दिन शहरोज़ किचन में इत्तफाकन नहीं आए थे। अंजला ने दिल में सोचा वो शायद तुम्हारा और सबीला का मवाजना कर रहे थे। मंगनी के दूसरे दिन मैंने इनकी आंखों में तुम्हारा भरपूर अक्स देख लिया था। तान्या के अल्फाज इसके अंदर ठंडक फैला रहे थे। और फिर एक दिन मैंने इन्हें धर लिया और सब कुछ उगलवा लिया। वो तरा कर बोली तो अंजला बेसाख्ता खिलकर हंसती। अब कोई बोझ कोई खौफ इसके दिल में नहीं था। लेकिन अंजला, तानिया ने दोबारा बात जोड़ी। वो अपने घर वालों के लिए रवैयों से बहुत नादिम थे और फिर हम दोनों ने मिलकर इसका हल ये निकाला कि हम तुम्हें इस घर से लेकर यहाँ से चले जाएं और फिर तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने इन्हें फराम किए। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन ये बात इस अंदाज से खुलेगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। तानिया जिब्रान की हरकत का सोचकर अफसरदा हो गई। लेकिन अंजला, तुम मुझे तो बता सकती थी कि जिब्रान भाई तुम्हारे साथ। सॉरी तानिया, अंजला इसकी बात पर कत्ता करते हुए शर्मिंदगी से बोली। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारी दोस्ती से हाथ ना लो बैठूँ। अरे पागल हो तुम। तानिया इसके गले लगकर अंजला के एक बार फिर रोने लगी। तानिया, आज मैं अपने प्यारों के आगे सुरखरू हो गई। इनकी रूहों को सुकून मिल गया होगा, लेकिन मेरी मंजिल पर सिर्फ तुमने मुझे पहुंचाया। अगर मैं इन खार और कठिन रास्तों में भटक की जाती, तुमने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मुझे जब भी ठोकर लगी तुमने मुझे अपने मेहरबान बाहों में पना दी। मैं टूट कर बिखरने लगी तो तुमने मुझे समेटा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगी कभी भी तानिया, क्योंकि शुक्रिया कहने से एहसान कम हो जाता है। अंजला की इस कदर जज्बाती गुफ्तगू सुनकर तानिया भी अंजला का रोने में साथ देने लगी। तानिया, क्या वो तैयार है? वो बेहद झिझक कर तानिया से इस्तफसार कर रहा था। शहरोज़ के दिल में खौफ कुंडली मारकर बैठ गया था कि कहीं अंजला इसके साबका रवैयों और बदसलूकी की बदौलत इसके साथ जाने से इनकार ना करते। शहरोज़ भैया, वो बहुत हसास और प्यारी लड़की, आप इसे मनाने गए तो वो ज़रूर मान जाएगी। तानिया से तसल्ली देने के लिए अंदाज में बोली। एनीवेज़ वो बिल्कुल रेडी है, मैंने इसका सामान गाड़ी में रखवा दी है। ओह, ये सुनकर शहरोज़ के दिल में गोया पहाड़ सरका और वो एकदम हल्का फुल्का हो गया और तानिया के सर पर प्यार से चुप्पा रसीद की और अपना सामान बाहर खाड़ी में रखने चला गया। शहरोज़ वो सामान रखकर पलटा तो देखा सामने सबीला मलगजे से कपड़े और बिखरे बालों में खुद भी बिखरी बिखरी सी खड़ी थी। शहरोज़, बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ये अल्फाज सुनकर शहरोज़ ने अचंभे से सबीला की तरफ देखा। सबीला, मुझे वो लम्हा याद दिलाओ जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुमसे शादी का इरादा रखता हूँ। शहरोज़ ने इंतहाई ठोस लहजे में कहा तो सबीला चुप सी रह गई। सबीला के पास वाकई कोई जवाब ना था। वो जाते जाते इसके करीब सा सिरका। सबीला, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे आगे कुछ भी नहीं। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। सबीला से दुख से देखती रह गई। जाते वक्त अंजला तानिया के गले लगकर बहुत रोई। तानिया से लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ सिवाय जिब्रान और सबीला के घर के तमाम अफराद मौजूद थे। शहरोज़ बिल्कुल सामने सोफे पर चुपचाप बैठ गया। अंजला को अंदर आता देखकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब हम चलते हैं, वो किसी की तरफ निगाह डाले बगैर इस पार्ट से आवाज़ में बोला और ताई अम्मी तड़प कर रह गई। शहरोज़, मेरे बच्चे देख ऐसा मत जा, हम अंजला को बहू बनाने को तैयार हैं बेटा, वो जल्दी से बोली। ताई अम्मी के मुँह से इस कदर गैर मुतवक्किल अल्फाज सुनकर अंजला साख्त रह गई। बेटा, तुम तो मेरा दाया बाजू हो, भला तुम्हारे बिना मैं क्या कर सकूंगी? ताया, बहुत
बरंती हुई आवाज़ में गोया। फिर अंजला की जानिब नादिम नादिम से बड़े, बेटी मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। अंजला के आंसू तेज़ी से बहने लगे। छोटे ताया भी अंजला की तरफ बढ़े। खुश रहो बेटी, उन्होंने दुआ दी। अब अंजला ने मजीद अपना हो सका बड़े ताया के सीने से लगकर रो दी। छोटे ताया ने भी इसे गले लगा दिया। जब वक्त हमारी दसरस में होता है तो हम फिरौन बनकर बड़ी रौनक से इसे गुजार देते हैं, और जब ये मुट्ठी से रेत की मानिंद यकदम फिसल जाता है और हमारे दामन में पछतावा और नदामतों के कांटे डाल जाता है, तब भी हमें अपनी तही दामा होने का एहसास होता है। शरोज़ ने अफसुर्दगी से सोचा। और चलें अंजला, शरोज़ की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी। शरोज़ बेटा प्लीज़ मामा मुझे रोकिए मत, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि अंजला वो सब भूल सके जो सलूक आप लोगों ने इसके साथ रवा रखा है। मैं लौट कर आऊँगा मम्मा, लेकिन इस वक्त जब अंजला का आप सब दिल, वो तेज़ी से बाहर निकल गया कि मुबादा मम्मा के आंसू इसके पैरों की जंजीर न बन जाए। जहाज़ टेक ऑफ कर चुका था। शरोज़ अंजला के पहलू में बैठा किसी गहरी सोच में गलता था, और अंजला अभी तक तलसुम की कैफियत में गिरी बैठी थी। उसे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसे इसकी मंजिल मिल गई है। अंजला, शरोज़ ने इसे झिझक कर मुखातिब किया। जी, वो जैसे गहरी नींद से जागी थी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अंजला कुछ नहीं बोली। इसका दिल चाहा कि वो इसे खूब सताए, इसे जिज करे, लेकिन ये सोचकर शरोज़ अभी अभी अपने घर वालों से बिछड़ा सिर्फ इसकी इज्जत मान की खातिर अपने वालिदैन को छोड़कर आया, इसलिए उदास और मुजम्मिल होगी। इसने बदला लेने का इरादा फिर कभी के लिए उठा रखा था। इस वक्त इसे शरोज़ की दिलजोई करनी चाहिए थी। जी हाँ, तभी तो मैं आपके साथ आई हूँ, वो इसकी से बोली। तो यकदम शरोज़ बादल का मनिंद हल्का पलका हो गया। हूँ तो मिसेस अंजला, शरोज़ ये बताएं कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। यकदम शरोज़ के लहजे में शरारत और आंखों में शोखी आ गई। भींचे हुए लैब यकलक मुस्कुराने लगे। वो शरोज़ को यूं अचानक रंग बदलते देखकर हैरान रह गई। अभी कुछ ही देर पहले वो कितना संजीदा दिखाई दे रहा था। ये क्या सवाल है? वो उसकी निगाहों की शोखी से घबराकर बोली। हया के तमाम रंग कोसो कज़ा की मनिंद इसके सभी चेहरे पर फैलते चले गए। शरोज़ बड़ी चाहत से इसके चेहरे को देखने लगा था। अच्छा बताओ, तुम मुझे अपने शरीक सफ़र कबूल करती हो? वो सर्द कदरे झुकाए हुए बोला। शरोज़, वो सिर चौगी। आप मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी खुशफहमी दूर कर लीजिए कि मैं अपने आपको अभी माफ़ नहीं किया। वो शरोज़ की निगाहों से चिढ़कर बोली तो शरोज़ ज़ोर से हंसी। अब फिर ज़रा संजीदगी से बोला। अंजला, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। कितना नादान था कि मैं जान ना सका तुम में ही मेरी मंजिल थी, और मैं यूं ही रास्तों में भटक रहा था, अपनी ही मंजिल से दूर भाग रहा था। तुमने यकीनन अपने जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ सोच रखा होगा, लेकिन अंजला मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। शरोज़ ने सरगोशाना अंदाज में बोला। आपसे किसने कहा कि आप अच्छे नहीं है? अंजला गोया हुआ। जानते हैं शरोज़, हर लड़की का ख्वाब होता है कि इसका शोहर गैरतमंद हो। जिस तरह औरत का जेवर शर्म और हया, इस तरह गैरत और हमियत मर्द का हथियार है। इसकी आन है, शान है। औरत अपने शोहर से सिर्फ मान, इज्जत और इसका एतमाद चाहती है जो आपने मुझे दी है। अंजला धीमी मुस्कुराहट से बोली। शरोज़ ने इंतहाई दिलचस्पी से इसकी बातें सुना और मोहब्बत। शरोज़ ने मुस्कुराते हुए सवाल दागा तो बेसख्त अंजला ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर ठाटे मारा था। हाँ, और मोहब्बत भी। वो शर्म की मुस्कुराहट से निगाहें झुकाकर आहिस्तगी से बोली तो शरोज़ ने अपना भारी हाथ इसके नाजुक हाथ पर रखकर अपनी मोहब्बत का भरपूर यकीन दिला दिया। अंजला के रगों पे में तमन्नी दौड़ गई। वो मुतमईन से होकर खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ रोई के मानिंद उड़ते बादल इसके संग मुस्कुरा रहे थे, और एक नई जिंदगी बाहें फैलाई दोनों की खुश आमदीद कहने के मुंतज़िर थी। नावल का नाम था कि तुम ही मेरी मंजिल हो। असकलम नादिया फातिमा रिजवी।